University of Delhi in association with Udan. As it is rightly said, poetry is emotion put into measure, where the emotion must come by nature, but the measure can be acquired by art. This is the core idea behind organizing this workshop for our students to help them learn more about and also acquire this art form. With these words, I would like to welcome our first speaker of the day, Mr. Rajesh Chetanji, who is one of the most dynamic Indian poets born in Bhiwani, Haryana. Though he holds a graduation degree in commerce, his first love has always been Hindi Kavita. He has popularized Indian culture and ethos not only in India but also around the world. He was noticed for his poetic and literary acumen for the first time in 1989 in Haryana. His energetic conduct in various Kavi Sammelans often leaves the audience spellbound. His mission is to bring up the new poetic talent to the stage. Hindi Kavita lovers have created a huge demand for his books, audio series, and video series. An award by the name of Rajesh Chetan Kabir Puraskar is dedicated to him every year to felicitate a new talent. Some of his creative works include कारगिल की हुंकार, भारत को भारत रहने दो, रंग दे बसंती, तिरंगा, सेतु बांध, टेढ़ी बातें, and many, many more. He has enchanted the audience with his poetic recitations in more than 3,000 Kavi Sammelans and has also won numerous prestigious awards. He visited Britain and France in 2002, and his love for America made him visit the country 4 times, twice in 2006 and once each in 2008 and 2011, and also a visit to Canada in 2011, showcasing his popularity in all these countries. I welcome you to our workshop, sir, and it is a huge privilege for us to have you with us here today. Over to you, Rajesh, sir. Rajesh, sir. मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, एक मिनट. यस यस, ओके. एक्चुअली मैं ये गूगल मीट पहली बार प्रयोग कर रहा हूँ एंड जूम पे तो मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए हैं, पर ये गूगल मीट का मेरा पहला अनुभव है. बहुत अच्छा परिचय दिया आपने आकांक्षा गुप्ता जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ जितना आपने मुझे बता दिया है. और सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये कविता की वर्कशॉप की है. बहुत चीजें होती है भारत में, लेकिन कविता की वर्कशॉप कम लोग करते हैं. आपने ये बहुत अच्छा काम किया है. उड़ान का पहली एक कार्यशाला में मैं पहले भी आ चुका हूँ, दूसरी बार मैं आपके बीच में हूँ. और आज मेरे बहुत पुराने मित्र डॉक्टर हरीश अरोड़ा से मिलने का भी मुझे अवसर मिला है. मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हरीश जी से मेरी मुलाकात करवा दी आज. हरीश जी, आपका बहुत अभिनंदन है. और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं वर्कशॉप में. अभी 31 के करीब लोग यहाँ सुन रहे हैं. इसका मतलब कविता में लोगों की रुचि जाग रही है. मैं गोपाल दास नीरज जी के दोहे से आज की इस कार्यशाला को आरंभ करना चाहूंगा. गोपाल दास नीरज जी का दोहा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य. तो आपके भीतर कविता है. देखिए, कभी किसी को बनाया नहीं जा सकता, कभी तो प्रकृति बनाती है. कभी तो धरती पर जब जन्म लेता है तो ऊपर से ही कवि बन के आता है. तो मैं आज जो लोग सुन रहे हैं उनको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि वो कवि हैं. आधा घंटा के सेशन में कोई मैं बहुत कविता आपको नहीं समझा पाऊंगा. कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ सूत्र आपको दूंगा. हो सकता है कोई सूत्र आपके काम आ जाए. देखिए, अब जमाना आ गया टेक्नोलॉजी का.
तो कविता का क्षेत्र भी टेक्नोलॉजी से अछूता नहीं है। कविता में भी टेक्नोलॉजी आ गई, कविता में भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो मैं आधा घंटा में प्रयास करूंगा कि जो कविता सहज ढंग से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप कैसे लिख सकते हैं, मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आजकल के जो हमारे नौजवान हैं, वो छंद मुक्त कविता लिखते हैं, छंद मुक्त। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि कविता दो तरह की है, छंद युक्त और छंद मुक्त। जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कविता सच में छंद में ही होती है। ये अलग बात है कि छंद मुक्त कविता को भी हिंदी ने स्वीकार किया है और अन्य भाषाओं ने भी स्वीकार किया है, और कविता की जो आत्मा है वो छंद में है, इसको समझ लीजिए बात। तो भारत का जितना भी वाङ्मय है, भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, आप देखेंगे वो सब छंद में, और वो कविता में भी है। रामायण की बात करो, महाभारत की बात करो, वेद की बात करो, गीता की बात करो, सब छंद में है। तो छंद आपको आना बहुत जरूरी है, और छंद के बिना आपका जो कवि का रूप है उसको संभवतः स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो अलग बात है कि आप छंद में लिखते हैं कि नहीं लिखते, पर आपको छंद आना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर मैं छंद की बात करूं तो आज मैं एक जो कविता का सबसे छोटा छंद है, मैं उसकी बात करूंगा, और वो है दोहा। अगर आपको दोहा कहना आ गया, दोहा लिखना आ गया, आपने दोहा छंद को साध लिया, तो आज ही मैं आपको इस आधा घंटा में 2 और छंद आपके सामने रखूंगा। यानी कि इस आधा घंटा की गोष्ठी में मैं आपको 3 छंद सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, छंद शास्त्र में जो रहता है उसमें मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं दोहे से बात आरंभ करता हूं। जो दोहा है उसके 4 पार्ट होते हैं, 4 चरण होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो जो पहला चरण होता है उसमें 13 मात्रा होती है। अब ये मात्रा क्या होती है, इसके लिए मैं एक काम करना चाहता हूं। अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हो तो नोट करें, कागज पेन अगर आपके पास है तो आप लिखिए मानस कृति, मानस कृति, और इसमें एक लिंक मिलेगा आपको, गीत गति रूप। इससे बेहतर सॉफ्टवेयर आपको कोई मिलेगा नहीं। ये वाणी मुरार का एक हिंदी सेवी हैं, कोलकाता में रहती है, इन्होंने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये वेबसाइट है, पहले 7 दिन 10 दिन आपको निःशुल्क प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, बाद में आपको हो सकता है कुछ चार्जेस भी देने पड़े। इसके बहुत ज्यादा नहीं है, 50-100 रुपया है। तो ये गीत गति रूप जो सॉफ्टवेयर है, मानस कृति, मैंने आपको बताया, आप इसको आप सर्च कर लेंगे गूगल में। अभी आपने दोहा शुरू किया, तो दोहा में मात्रा क्या होती है इसको मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई एक शब्द ले लीजिए, महेश मान लीजिए एक शब्द आपने लिया, तो मैं में एक मात्रा है छोटी, फिर हे पे बड़ी एक मात्रा लग गई है, तो ये 2 मात्रा गिनी जाएगी, मैं 1 मात्रा गिनी जाएगी, हे 2 मात्रा गिनी जाएगी, और श 1 मात्रा। तो कुल मिला के महेश के अंदर हो गई 2 और 1 3 और 4, यानी कि एक लघु, फिर एक गुरु, और फिर एक लघु। अभी विस्तार से बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन ये गीत गति रूप जो सॉफ्टवेयर आपको मैं बता रहा हूं, यहां मात्रा की कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है।
यहाँ पर आपको राजीव क्या जी करना इसका है, अपना दोहा राजीव जी कहना इसका है। राजीव कहने जी के इसका बाद उसको लिंक टाइप करना इसका है। लिंक टाइप मैंने करने के इसका बाद लिंक आप मैंने चैट बॉक्स में दे गीत दिया है। गतिरोध सॉफ्टवेयर में जब इसके एक विंडो में इसको पेस्ट करेंगे तो वह अपने आप बताएगा इसमें कितनी मात्राएं हैं और आपने कहाँ गलती की है। आप उस गलती को ठीक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि अब आपका दोहा बिल्कुल ठीक है। तो आप ये सॉफ्टवेयर का, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आरंभ करें। एक तो मेरा आपसे निवेदन ये है। एक निवेदन और करना चाहता हूं मैं आप लोगों से। फेसबुक पर एक ऑनलाइन कविता कार्यशाला चलती है दैनिक, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई 35,000 आपके जैसे कवि हैं जो कि वहां पर दैनिक जो होमवर्क मिलता है, ऑनलाइन जो भी कुछ सिखाया जाता है उसको सीखते हैं। मेरा सबसे निवेदन है आप सबसे, जितने भी यहाँ युवा मेरे मित्र सुन रहे हैं मेरे को, आज भी फेसबुक पर जाइए और ये ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इसका नाम है कविता लोक। लिख लीजिए आप, कविता लोक। कविता लोक पे आप जाएंगे तो कविता लोक की आप उस फेसबुक ग्रुप की फाइलों पे जाएंगे, फाइलों में, और आप इसकी पहले मेंबरशिप ले लेंगे। मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, कुछ घंटों में आपको मेंबरशिप अप्रूव हो जाएगी। और फिर जब आप जाएंगे तो उसका एक लिंक है फाइलें। फाइलों में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। दोहा कैसे लिखें, सोरठा कैसे लिखें, छंद कैसे कहें, गीत कैसे करें, गजलें कैसे कही जाती है, ये जितना भी आपको सॉफ्टवेयर है इसमें कविता लोक में, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा निवेदन ये है आप लोगों से कि दोहे की बात मैं पहले पूरी कर दूं। दोहा जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। एक दोहा ले लेते हैं कोई भी, बहुत पॉपुलर है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। अब ये गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ये पहला चरण हुआ। काके लागू पाए, ये दूसरा चरण हुआ। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट है। तो पहला जो चरण है उसमें 13 मात्राएं हैं, लघु और गुरु मिला के। दूसरे के अंदर 11 मात्राएं हैं, तीसरे में फिर 13 है, चौथे में फिर 11 है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो ये मिलाए या गोविंद दियो मिलाए। अब ये जो मिलाए और पहले चरण में जो आ रहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पाए और मिलाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं काफिया। काफिया मिलाना, तुक से तुक मिलाना, तुक मिलाना। तो तुक के लिए वैसे तो तुकांत कोश है, हिंदी की पुस्तक है, आपको बाजार में मिल जाएगी। पर एक मैं आपको और टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अभिव्यक्ति तुक कोश, ये आपको एक ऑनलाइन औजार दे रहा हूं मैं, अभिव्यक्ति तुक कोश, ये आप लिख लीजिए। ये जब आप गूगल में जाएंगे तो ये आपको एक लिंक मिलेगा, आप उसको ओपन करेंगे, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। तो उसमें आपको कोई भी शब्द का आपको अलग अलग तुकांत चाहिए तो आपको एक के कई ऑप्शन देंगे, जितने भी तुकांत पॉसिबल है वो तुकांत आपको वहां से मिल जाएंगे, और आप अपने दोहे में जो तुकांत आपको चाहिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको मैंने एक टूल दिया मानस कृति गीत गति रूप, एक टूल मैंने आपको दिया तुक कोश, और एक मैंने आपको बताया फेसबुक के ऊपर एक ऑनलाइन क्लास चलती है कविता लोक। ये 3 चीजें आपको कविता में बहुत महत्वपूर्ण आपको चीजें सिखा सकती है और आपके कविता लेखन को बहुत सहज और सरल कर सकती हैं। अब मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि आप कविता के विद्यार्थी हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि जैसे जो भी छंद आप लिखते हैं, जैसे शुरुआत हमेशा दोहे से करनी चाहिए, मेरा सुझाव ये है। तो दोहा पहले आपको कुछ दोहे पढ़ने चाहिए, तो कुछ दोहों की पुस्तक ले लीजिए या इंटरनेट पे जाइए, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं
आप उस पे जाइए और वहां जाके आपको पहले कोई 200, 400, 500 दोहे पढ़ने चाहिए। जब आप दोहे पढ़ेंगे तो दोहा छंद आपके भीतर रवा होना शुरू हो जाएगा, और दोहा छंद जब आपके भीतर रवा होना शुरू होगा तो आपको क्या लगेगा कि मैं भी दोहे कहूं, मैं भी दोहे लिखूं। तो जब आप ये कर लेंगे तो आप अपने हाथ से 2, 3, 4 दोहे लिखिएगा। और मेरा एक निवेदन सबसे है, वो निवेदन ये है कि कोई भी कवि उसका जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको मैं कहता हूं पालक कवि, और जो अभी सीख रहे हैं उनको कहता हूं बालक कवि। आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में जरूर कविता के एक्सपर्ट लोग होंगे, हिंदी के एक्सपर्ट होंगे, आप उनको गुरु बना लीजिए, उनको कहा जाएगा पालक कवि। और आप जो भी लिखते हैं आपको एकलव्य बनने का प्रयास नहीं करना। एकलव्य की तो मजबूरी थी, पर आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है। आपको तो दुनिया भर के उस्ताद और कवि मिल सकते हैं, एक बार खोजने की जरूरत है। आप जो भी लिखते हैं, जो भी लेखन करते हैं, एक बार उस्ताद को, गुरु को, उस एक्सपर्ट को दिखा लें, सर मैंने ये लिखा है, ठीक है क्या? तो उससे क्या होगा कि आप जब 2-4 बार एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे तो आपकी गलतियां वो आपको गाइड करेंगे और ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इसका एक विकल्प ऑनलाइन गुरु भी है जो मैंने आपको बताया, कविता लोक। कविता लोक में क्या होता है, हर दिन होमवर्क मिलता है और वहां एक्सपर्ट बैठे हैं एडमिन के रूप में, वो बाकायदा आपको गाइड करते हैं, ऑनलाइन समझाते हैं और आपको सिखाते हैं। अब मेरा निवेदन ये है कि आप आज मैं जो आपको बताया है, जो सिखाया है, दोहा कुछ 5-10 लिख लीजिए। जो मैंने बताया 13-11, 13-11, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और आखिरी का तुक मिलाना है। इसके हिसाब से आप कुछ दोहे लिखिएगा। जब आप दोहा लिख लेंगे तो आपने रामचरितमानस जरूर पढ़ा होगा, उसमें एक छंद का प्रयोग हुआ जिसको बोलते हैं सोरठा। दोहा और सोरठा में कोई बहुत फर्क नहीं है। अगर हम मात्रा 13-11, 13-11 के बदले 11-13, 11-13 कर दें तो ये दोहे के बदले सोरठा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोहे की मात्राएं, चरणों की मात्रा बदलने से 13-11, 13-11 के बदले 11-13, 11-13 करने से वही छंद सोरठा हो जाएगा। तो आपको 2 छंद आ गए। अब एक तीसरा छंद भी बहुत आसान है, वो आपको मैं और बता देता हूं। उसको कुंडली बोलते हैं। कुंडली, कुंडली छंद क्या है? कुंडली छंद ये है कि एक दोहा, एक सोरठा और फिर एक दोहा। अगर ये आपने तीनों का प्रयोग किया, पहले दोहा कहिए, फिर सोरठा और फिर दोहा, तो ये कुंडली हो जाएगी। उदाहरण के लिए, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखियो संग, गहरो नदी नारो जहां तहां बचावे अंग। ये दोहा है। अब इसका उल्टा सोरठा, तहां बचावे अंग झपट कुत्ते को मारे, दुश्मन दावा करे तीन को मस्तक झारे। और फिर दोहा, कह गिरधर कबीराए सुनो वो धुर के वाठी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो जब एक दोहा, एक सोरठा और एक दोहा, इन तीनों को आप कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो एक आपके सामने आ जाएगा कुंडली, कुंडली छंद आ जाएगा। तो आप, मेरा निवेदन यह है कि आप जब तक लिखना आरंभ नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका लेखन जो है वो जिसको कि कहा जाए कि वो योग्य नहीं होगा। क्या करना चाहिए? मैं जो करता हूं मैं आपको बताता हूं। मैं प्रातःकाल हर दिन 1 घंटे के लिए एक स्क्रैप बुक लेकर, एक कॉपी लेकर, पेन लेकर बैठता हूं और उस पर पेन चलाना शुरू करता हूं। कई बार बहुत अच्छी कोई चीज निकल के अपने आप आ जाती है और कई बार 1 घंटा बैठने के बाद भी एक लाइन भी नहीं लिखी जाती। तो मैं हर दिन प्रयास करता हूं कि कुछ ना कुछ मैं कम से कम बैठूं तो सारी झोली लेके कि मुझे कुछ मिले। और लगभग
70-75 दिन 100 में से कुछ ना कुछ लिखा जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कल प्रातः से आप एक बार कागज पेन लेके बैठना आरंभ करिए। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप सबसे पहले पढ़िए। आप कुछ पुस्तकें पढ़िए, पुराने कवियों की कविताएं पढ़िए, नेट पे जाके आप दोहे पढ़िए, नेट पे जाके और कविताएं पढ़िएगा। और जब अगर आपने लगातार पढ़ने का क्रम रखा तो आपके भीतर कविता की धारा अपने आप बहनी आरंभ हो जाएगी। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए दोस्तों, संसार में जितने भी लोग हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सी? तो पहली जो कैटेगरी है वो है अस्तित्व, और दूसरी है व्यक्तित्व, और तीसरी है प्रभुत्व। ये कविता की यात्रा में आपको बताना चाहता हूं। धरती पर हमारा जन्म होता है, माता पिता का धन्यवाद जिन्होंने हमको जन्म दिया, प्रकृति, भगवान, ईश्वर, उस शक्ति ने हमको धरती पर जन्म दिया। और वो जो हमारा जन्म हुआ तो हम धरती पर अस्तित्व में आए। अब अस्तित्व में आने के बाद सबसे पहले हमारी गुरु हमारी माँ है, पिता है। हमारी माता ने, हमारे पिता ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे रिश्तेदारों ने हम पर काम शुरू किया। फिर हम विद्यालय आ गए, हमारे अध्यापक ने हमको सिखाया। अब हम कॉलेज में हैं, हमारे लेक्चरर, हमारे प्रोफेसर, हमारे डीन हमको सिखा रहे हैं। और ये जो अस्तित्व था इसको बदल दिया उन लोगों ने व्यक्तित्व में। जो हमारी यात्रा है ये अस्तित्व से व्यक्तित्व तक आने में हमारा कोई रोल नहीं है। सारा रोल किसका है? भगवान का, नेचर का, प्रकृति का और समाज का। अब ये यात्रा शुरू होगी व्यक्तित्व से प्रभुत्व की तरफ। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। पहाड़ पर एक पत्थर होता है, प्रकृति ने उसको पत्थर बनाया, नेचर ने पत्थर बनाया। अब कोई कलाकार उस पहाड़ पर पहुंचा, उसको लगा बहुत सुंदर पत्थर है, इसका तो कोई सदुपयोग हो सकता है। वो कलाकार उस पत्थर को लेके अपने साथ आ गया और उसने क्या किया? उसने उस पत्थर को छेनी से, हथौड़े से, फाइल से तराशने का काम किया और इतना अच्छा तराशा कि उसमें से एक भगवान की मूर्ति निकल आई और ये बहुत कीमती हो गई। अब ये मूर्ति आ गई एक दुकान पर, एक शोरूम में। अभी तक ये मूर्ति है। अब समझिए, जब पहाड़ी पर पड़ा था तो पत्थर था, अस्तित्व में था। कलाकार ने उसको पत्थर से तराश दिया तो अब वो हो गया व्यक्तित्व में, एक मूर्ति के रूप में हो गया है। अब क्या होगा? कोई मंदिर से ट्रस्टी आएंगे, मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी के लोग आते हैं, मंदिर के पुजारी आते हैं और उस मूर्ति को खरीद लेते हैं और उस मंदिर की मूर्ति जाके उसको मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित कर देते हैं। अब शहर के लोगों को पता लग गया कि ये मूर्ति आ गई है और शहर में धीरे धीरे लोग प्रसाद लगाने लग जाते हैं। कोई आके वहां पे जोत जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है और कोई आरती करता है। धीरे धीरे पूरे शहर के अंदर प्रभुत्व इस प्रतिमा का ये लोगों के बीच में पहुंचता है। मंदिर की मूर्ति बोल नहीं सकती, मंदिर की मूर्ति सुन नहीं सकती, पर लोगों को लगता है कि ये बोल भी सकती है और सुन भी सकती है, इसलिए लोग वहां आ रहे हैं। मेरा यही निवेदन है कि आप कॉलेज में हैं, आपकी यात्रा अस्तित्व से व्यक्तित्व की तरफ लगभग अब आ गई है। अब इसको प्रभुत्व की तरफ ले जाना है आपको, और उसका एक ही तरीका है कि आप अपने लेखन को जब बड़ा करेंगे, लेखन को मजबूत बनाएंगे, तो जैसे आज हम जो कवि होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं। आप देखिए, हम किसी राजा महाराजा की बात करेंगे तो अकबर था, बीरबल था, शिवाजी थे, हम ये बात करेंगे हमेशा। लेकिन जब हम किसी कवि की बात करते, कवि कभी मरता नहीं है। हम क्या कहते हैं? कबीर दास ने कहा, रहीम ने कहा, रसखान ने कहा, वो कहते हैं। कभी कभी मरता नहीं है। तो आप, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है कि आप कवि हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आप, जब भगवान ने आपको कवि बना के भेजा है, तो आप इस कविता के क्षेत्र में जब आपने पांव रख ही दिए हैं
तो अपनी साधना और तपस्या को आगे बढ़ाइएगा, अपने व्यक्तित्व को प्रभुत्व की तरफ ले जाइएगा, कुछ ऐसा लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज से इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरे दूसरे लोग ही पढ़ाई करके डिग्री लेके और रोजगार में की तरफ आगे बढ़ें। अगर यहाँ से कुछ आर्ट फैकल्टी से कुछ अच्छे कवि भी भारत को मिले तो ये सच में बहुत बड़ा काम होगा। और श्रद्धानंद कॉलेज को, उड़ान को मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने कविता की कार्यशाला की है। मैं आप सबको बधाई देते हुए मैं फेसबुक पेज है मेरा राजेश चेतन के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज को। और क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बहुत सारी बातें बोली है और मैंने कुछ टूल्स आपको दिए हैं, आपको हो सकता है कुछ असुविधा हो तो मैं अपना सेल नंबर भी आपको शेयर कर देता हूं। आप मुझे एक SMS कर देना, जैसे ही मुझे सुविधा होगी मैं आपको खुद कॉल करूंगा। मेरा नाम राजेश चेतन है, आपको पता ही लग गया है। मेरा सेल नंबर है 9811048542। ये रीना जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया है कि उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर भी आपको लिख दिया है और ये भी भेज दिया है इन्होंने। हरीश अरोड़ा जी ने तुक कोष भी भेज दिया है और कविता लोक का भी लिंक आ चुका है आप लोगों के पास। एक उसका लिंक और आप भेज दें तो अच्छा हो जाएगा, गीत गति रूप का। वो भेज दिया भाई साहब, ऊपर है वो। मानसकृति.com करके वेबसाइट है, मानसकृति.com, और उसके ऊपर लिंक है जो मैंने बताया। ये भी आ गया, हरीश जी ने बड़ी कृपा की है, ये भी आ गया। और मेरा विषय पूर्ण हो गया है। कोई सवाल हो, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है, मुझे डायरेक्टली फोन करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे को SMS कर दीजिएगा और हम बात करेंगे। और आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। नौजवानों से बहुत 49 से ज़्यादा लोग इस समय सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आके। मैं जितने भी आयोजक हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि ये अवसर मुझे दिया आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। एंड आपने जो भी बच्चों को बताई हैं बातें, आई होप सबको बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो वो पूछ सकते हैं सर से। वैसे सर ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, अगर किसी को भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो वो कभी भी सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर कोई क्वेश्चन अभी है नहीं तो आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर रितु माथुर टू काइंडली प्रिसाइड ओवर द सेशन एंड इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट स्पीकर। नमस्कार। उड़ान और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हाउ टू राइट पोएट्री के छठे सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी, जो PGTAV सांध्य कॉलेज में हिंदी विभाग में गत 20 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं। कविता, कहानी, नाटक, आलोचना तथा पत्रकारिता आदि आपकी 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप साहित्य के लिए 20 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आपके साहित्य पर विभिन्न शोध कार्य हो चुके हैं और अभी भी जारी हैं। धूप की खुली किताब, एक समर्पित एकांत, जनसंचार, सृजनात्मक लेखन, महाप्रयाण, पाश्चात्य का व्यवशास्त्र के सिद्धांत, आधुनिक साहित्य चिंतन आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। आपका नवीनतम संग्रह कैनवस के बाहर झांकती लड़की हिंदी के साथ साथ पंजाबी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी प्रकाशित होने वाली है। आपकी कुछ कविताएं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित की गई हैं। सर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए। सर, हम इंतजार कर रहे हैं आपके वक्तव्य का। धन्यवाद रितु जी। सबसे पहले तो मैं
स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और उड़ान दोनों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह का आयोजन आपके साथ किया जा रहा है। और युवा पीढ़ी को रचना धर्मिता को समझना, विभिन्न रचनाओं की सैद्धांतिकता को समझना और उसकी व्यावहारिक पक्ष को समझना ये बहुत जरूरी भी है। मैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्रद्धानंद कॉलेज के साथ इस संयुक्त आयोजन के लिए अपनी सहमति प्रदान की। राजेश जी और मैं दोनों ही उड़ान से जुड़े हुए हैं। राजेश जी संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कविता से तो उनका बहुत पुराना नाता है। जिस समय मुझे भी याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तभी हमने कविता लिखना आरंभ किया था और कविता की जो बारीक परख थी वो हमें बिना गुरु के समझ में नहीं आई थी। पहले वर्ष में अगर मैं कहूँ तो पहले वर्ष में फर्स्ट ईयर में ही मैंने लगभग 200 कविताएं लिखी, लेकिन जब मैंने अपने गुरु को दिखाई तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कविता कहाँ है। जब ये सवाल मेरे सामने आया तब मुझे समझ में आने लगा कि मैं अभी तक कविता को शायद समझ नहीं पाया था। विशेष दृष्टि यह है कि हम क्या कविता की सैद्धांतिकता के आधार पर ही कविता को समझने का यत्न करते हैं, या अगर हमें कविता का सिद्धांत पक्ष याद है लेकिन कविता के व्यावहारिक पक्ष में जब हम पहुंचते हैं तब हमारे सामने सिद्धांत अपने आप गौण होने लग जाता है। तो ये प्रश्न चिन्ह जब हमारे सामने आते हैं तब लगता है कि हमें कवि बनने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में कविता होती क्या है। राजेश जी ने आपके सामने छंद शास्त्र के संबंध में जो जानकारी दी है, 3 छंदों का आपको ज्ञान दिए जो बहुत सहज छंद है। शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। जब हम कोई भी चीज खेलना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सबसे पहले उन चीजों को पढ़ें या उन चीजों को खेलें जो बहुत सहज और सरल होती हैं, आसान होती हैं, ताकि हम अपने लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंच सकें। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्योंकि पिछले 5 सत्रों में क्या क्या व्याख्यान हुए मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रदीप जी से मैंने चर्चा की थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि कविता के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में लगातार ये बातचीत हो रही है। रवि शर्मा जी ने भी, राजेश चेतन जी ने भी उनके बारे में जानकारी दी है। तो मैं उस पक्ष को पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, उसकी रिपीटिशन नहीं करूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सामने वो बातें रखूं जो शुरुआती दौर में कवि होने के नाते मैंने महसूस की। यानी कि जब मैं कॉलेज में पहली बार आया और मुझे कविता का ज्ञान नहीं था तो मुझे कविता का ज्ञान जिस रूप में होने की जो कोशिश मुझे मेरे गुरुओं ने समझाई, तो मैं वहां से समझने की कोशिश की वास्तव में कविता होती क्या है। बिना कविता को जाने हम वास्तव में कविता लेखन का कार्य कर ही नहीं सकते। हम छंद शास्त्र की बात करें या भारतीय काव्य शास्त्र की बात करके चलें तो भारतीय काव्य शास्त्र में ही कविता के संबंध में बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं उन बातों पर ज्यादा गंभीरता से चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि सैद्धांतिक रूप में उन सब चीजों को पढ़ना और समझना हमारे लिए थोड़ा सा सहज तो लगता है, लेकिन जब उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं तब हमारे सामने बहुत सारी विकट स्थितियां भी आती हैं। मैं केवल 2-3 रचनाकारों या 2-3 पश्चिमी और भारतीय और पश्चिमी काव्यशास्त्रीय आलोचकों के कुछ बातों को कोट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कविता होती क्या है। उसके बाद मैं कविता के संदर्भ में अपनी बात करूंगा जिससे आप सहज रूप से समझ पाएंगे। भामे ने अपने यहाँ लिखा था कि शब्दार्थ सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ यानी दोनों का जब संयोग भाव निकल कर आता है वो कविता कहलाती है। वहीं आचार्य विश्वनाथ ने कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो रस से भरा हुआ, रस से युक्त वाक्य है उसे हम काव्य कहते हैं। वहीं जगन्नाथ कहते थे कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, यानी जो रमणीय अर्थ की प्रतीति कराए, यानी रमणीय सुंदर अर्थ की प्रतीति हमारे सामने कराए, वही शब्द ही कविता कहा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पश्चिमी आलोचक भी रहे हैं। ड्राइडन ने कविता को संगीत कहा। कॉलरिज तो ये मानकर चलते थे कि जो सबसे बेहतरीन शब्द होते हैं वही कविता वास्तव में मुख्य रूप से कहलाती हैं। वर्ड्सवर्थ को आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो धीरे धीरे आप जब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ड्सवर्थ बहुत बेहतरीन रचनाकार माने जाते थे। उनका कहना था कि कविता जो है वो हमारे भाव, हमारी अनुभूतियां हैं, वो जब एकदम से फूट कर बाहर आती हैं तो वास्तव में वही कविता कहलाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन सारे बड़े बड़े आलोचकों ने अपने अपने संदर्भ में जो विचार लोगों के सामने रखे हैं, उन्हीं के आधार पर ही हम कविता की परिभाषाएं मुख्य रूप से लोगों के सामने लाते रहते हैं। लेकिन मुझे याद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एक पेपर लगा हुआ है रचनात्मक लेखन का, और जिस समय रचनात्मक लेखन का पाठ्यक्रम लगा था उस समय, उससे पहले ही मैं सृजनात्मक लेखन नाम की एक किताब पर काम कर रहा था। और उस किताब पर काम करते हुए उसके 2 पक्ष मैंने रखे थे। सृजनात्मक लेखन अलग रूप से जिसमें रचनात्मकता कहते हैं, जो साहित्यिक कृतियां हैं उनके संबंध में, साहित्यिक विधाएं हैं उनके संबंध में जब चर्चा करते हैं कि वो किस रूप में लिखी जा सकती हैं, कैसे लिखी जा सकती हैं, उनके बारे में उसकी सैद्धांतिकता और व्यावहारिकता दोनों पर चिंतन किया गया।
दूसरी ओर एक सूचनात्मक साहित्य होता है जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता में जो विधाएं हैं उसमें किस तरह से लेखन कार्य किया जाए। पत्रकारिता में भी कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जो साहित्यिक विधाओं के रूप में ही जानी जाती हैं, लेकिन साहित्यिक विधाएं या रचनात्मक लेखन की वही विधाएं जो पत्रकारिता में आती है, उनका ढांचा बदल जाता है, उनका स्वरूप बदल जाता है। तो उस दौरान ये चर्चा करते करते मेरे मन में भी आया कि आखिर हमें किसी व्यक्ति को जब ये समझाना पड़े कि वास्तव में कविता होती क्या है, तो उसकी परिभाषा कैसे तय की जा सकती है। विभिन्न आलोचकों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दे दी। उन आलोचकों की परिभाषाओं से क्या हम कविता को समझ सकते हैं? तब मैंने 3 शब्दों से, जो कविता के 3 शब्द हैं, उसी को ही एक परिभाषा के रूप में लोगों के सामने लाने का यत्न किया। कविता के ये 3 शब्द ही आप अपने आप में कविता की पूर्ण संरचना हमारे सामने तैयार कर देते हैं। क, वी और ता। यानी क से कल्पना, वी से विचार या भाव और ता से ताल। इससे मिलकर हम कविता का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3 शब्द अपने आप में पूरी की पूरी कविता की संरचना हमारे सामने लेकर आते हैं, लेकिन उस संरचना को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता जरूर होगी। दुर्भाग्य यह है कि हम सोशल मीडिया के जमाने में आज बैठे हैं, और सोशल मीडिया के जमाने में हर दूसरा आदमी, मतलब मैं हर तीसरा आदमी भी नहीं कह रहा, हर दूसरा आदमी अपने आप को कवि समझता है और वो कविता लिखता है। और जब हम कविताओं को पढ़ते हैं तो कई बार हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि क्या वास्तव में कविता का दौर ऐसा ही हो। उनके लिए उभर कर आए, तो क्या हम कविता को वास्तव में बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? मित्रों, ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया पर लिखे जाने वाली कविताओं का जब ढांचा हमारे सामने आता है, तब हमारे सामने ये भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि क्या हमने कविता मानी या नहीं मानी। मैं ऐसे बहुत सारे रचनाकारों को जानता हूं जिन्होंने अपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर उन्होंने अपने अपने पेजेस बनाए हैं, और आप हैरान होंगे, उनके पेजेस में हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं और उनकी कविताओं पर बहुत सारी टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हम रचनाओं को पढ़ते हैं तब हमारे सामने ये धर्म संकट की स्थिति होती है कि क्या हम उसे कविता माने या ना माने। लेकिन जिस तरह से आपके सामने पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा चल रही है कविता के संबंध में, या इस वर्कशॉप में जो आपको कविता के बारे में बताया जा रहा है कि कविता 2 तरह से होती है, या तो छंदबद्ध रचनाएं होती हैं या छंद मुक्त रचनाएं होती हैं। आपको शायद, मुझे इस बात का ज्ञान है या नहीं है, लेकिन निराला ने इस संबंध में एक और भी विचार भी व्यक्त किया था। जब छायावाद का दौर आया था तब निराला ने अपनी पुस्तक की एक भूमिका में लिखा था कि अब मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी बहुत जरूरी है, और कविता की मुक्ति के लिए उन्होंने मुक्त छंद की अवधारणा को जन्म दिया था। यानी कि उसमें मुक्तता तो है, लेकिन उसके आंतरिक स्तर पर एक बंधन भी बना रहना चाहिए। जो आंतरिक बंधन है वही उसे कविता बनाकर चलता है। यहीं से इन कविता की परिभाषा के मूल भाव को हम समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। यानी कविता में कल्पना के बिना हम किसी भी बात को कह पाने में समर्थ नहीं। तो उसका कारण है हमारे सामने यथार्थ जगत है, हम उस यथार्थ जगत को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि क्या हम उस यथार्थ जगत में बैठे हुए जो घटनाएं घटित हो रही है उन्हें वास्तव में सही तरीके से देख पाने की कोशिश कर पाते हैं? किसी भी रचनाकार को या किसी भी व्यक्ति को अगर रचनाकार बनना है तो सबसे पहले उसके पास एक दृष्टिबोध होना चाहिए, चीजों को देखने का नजरिया होना चाहिए। पेड़ तो आपके सामने भी है, पेड़ मेरे सामने भी होता है, लेकिन जब हम उस पेड़ के सामने खड़े होते हैं तो आप उस पेड़ को कैसे देखते हैं, मैं उस पेड़ को कैसे देखता हूं, इसका एक फर्क होता है। और यही रचनाकार के और एक आम सामाजिक के बीच की एक जो दूरी है, उसके बीच में जो एक भेद है, उस भेद को स्थापित करके हमारे सामने चलता है। मैं किसी सिद्धांत पर आपके सामने बातचीत नहीं करूंगा। सिद्धांत पर आपके सामने पिछले 5 या 6 दिनों में जो चर्चाएं हो रही है उसमें छंद क्या है, उसमें छंद शास्त्र क्या है। अगर आप उन छंद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल एक पुस्तक मैं आपको बता सकता हूँ, काव्य प्रदीप नाम की एक पुस्तक है। यदि आप उसे ले लेंगे, मार्केट में भी अवेलेबल है, और मैंने एक लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर किया है, ई पुस्तकालय नाम का। ई पुस्तकालय में आपको हजारों ही नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हिंदी की किताबें आसानी से मिल रही हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फाइल है, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसमें सिर्फ epustakalay.com पे जाएंगे तो आप केवल उस किताब का या किसी भी किताब का नाम लिखेंगे या कोई भी शब्द लिखेंगे, उससे संबंधित जितनी भी पुस्तकें वहां पर अवेलेबल होंगी वो आपको आसानी से मिल पाएंगी और आप उन्हें डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और ऐसे हजारों लाखों की किताबें, जो किताबें आपके काम के लिए हैं, उन उपयोगी पुस्तकों को आप अपने पास अपने लैपटॉप में संचयित भी कर सकते हैं। आप वहां काव्य प्रदीप नाम की पुस्तक देखें तो उसमें रस, छंद, अलंकार, इसका पूरा ज्ञान आपको मिल जाता है। या भारतीय काव्य शास्त्र की या काव्य शास्त्र की पुस्तकें जब आप ढूंढेंगे तो उसमें आपको सैकड़ों किताबें मिलेंगी। उन सारी किताबों में से कुछ चयनित किताबों को आप अपने अध्यापकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, उनके बाद उनको डाउनलोड कीजिए, उन्हें आप पढ़िए।
छंद का ज्ञान आपको केवल सिखाया जा सकता है। छंद कैसे होते हैं, छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, मात्रिक छंद है तो मात्राओं की गणना कैसे की जा सकती है, वर्णिक छंद है तो उसमें वर्णों की गणना कैसे की जाती है, इसका ज्ञान आपको इन पुस्तकों के माध्यम से आसानी से मिल सकता है। और उसके बाद अध्यापक आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी भी दे सकते हैं। जैसे आपको राजेश चेतन जी ने जो साइट्स बताई, उन साइट्स पे जब जाएंगे तो आप उसके बाद अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मात्राओं में गलती कैसे हो सकती है, या आप कोई पंक्ति लिख रहे हैं तो उस पंक्ति में क्या वो छंद पूरी तरह से संपृक्त होकर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप इसका ज्ञान तो वहां अर्जित कर सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम किसी व्यक्ति को जो छंद शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता है उसे हम कविता लिखना सिखा सकते हैं? क्या वो वास्तव में कविता लिख सकता है? ये सवाल उठना आज के समय में, आज के सामाजिक के सामने हमेशा रहा है। और मैं केवल सामाजिक के सामने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलोचक के सामने और रचनाकार के सामने की बात भी करके चल रहा हूं। आप ही की तरह मैंने भी फर्स्ट ईयर में आने के बाद कविता लिखना आरंभ किया था। लेकिन जब मैंने पहले साल में कविता लिखना आरंभ किया तो मुझे वास्तव में ये पता ही नहीं था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो वास्तव में कविता है या नहीं है। मैंने ढेर सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी कविताएं ऐसी थी जो मैं प्रतियोगिताओं के दौरान जाकर लोगों से समझता था कि वो जो जैसी कविताएं पढ़ रहे हैं आखिर उन्हें पुरस्कार क्यों मिल जाते हैं। और उसके बाद जब मैं लौट कर आया, अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को मैंने वो कविताएं लिखाई तो उन्होंने पहला सवाल ही किया था कि आखिर कविता कहाँ है। उसके बाद मैंने वो 200 कविताएं फाड़ी और आप विश्वास नहीं करेंगे, 30 वर्ष की साहित्यिक यात्रा के दौरान आज तक मैंने 200 कविताओं से अधिक कविताएं नहीं लिखी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अब कविता लिखी है। गुरु के माध्यम से आपको उन कविताओं की संरचना को समझने की आवश्यकता होती है, लेकिन गुरु के पास जाने से पहले आपको वास्तव में समाज में जो दृष्टि, समाज में जो यथार्थ रूप से जो यथार्थ जगत है उसे देखना, उसे समझना, उसे महसूस करने की कला का ज्ञान आपको अर्जित होना चाहिए। और वो कोई आपको सिखा नहीं सकता, आप चीजों को महसूस स्वयं कर सकते हैं। क्या आप अपनी माता की गोद में जब बैठे होते हैं, जब छोटे छोटे होते हैं, जब आप अपनी माँ की गोद में होते हैं, तो क्या आपको माँ की गोद में बैठकर उस ममता को कोई समझा सकता है कि ममता कैसी होती है? कोई नहीं समझा सकता। ममता को अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही समाज को, जीवन को देखने का नजरिया आप स्वयं महसूस करते हैं कि चीजें कैसी होती हैं। मैं अपनी क्लास में बच्चों के सामने ये प्रयोग करता हूँ, जब मैं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ या साहित्य पढ़ाता हूँ, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप कमरे की दुनिया से बाहर निकलकर आप बाहर की दुनिया में जाइए और देखिए सामने क्या क्या चीजें हैं, और वही चीजें मैं उनको महसूस करने के लिए कहता हूँ। और उसके बाद कहता हूँ कि अब आइए बैठिए, आपने क्या देखा उसे समझाइए और बताइए। जब वो बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा, तब पता चलता है कि उनका दृष्टिबोध कितना विकसित हो चुका है। तब पता चलता है कि उनके सामने जो चीजें हैं उन्हें वो देखने में उतने समर्थ हैं। एक सामान्य नागरिक जिस चीज को देख रहा है, एक सामान्य व्यक्ति जिस चीज को देख रहा है, क्या उससे अलग हटकर हमने उन चीजों को देखना, उसे भावात्मक स्तर पर जुड़ाव कर महसूस करने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि हम कविता या कवि बनने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। उसके बाद हमारा अगला, क्योंकि जब आप चीजों को देखने का नजरिया समझ लेते हैं तो आपके पास एक विस्तृत समाज होता है, आपके पास विस्तृत विशाल प्रकृति होती है। पूरी प्रकृति में से आप किसी भी विषय को उठा सकते हैं और उस विषय पर एक रचनाक्रम आसानी से करके चल सकते हैं। दूसरी चीज आती है, क्या हम रचनाक्रम करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? क्योंकि हमने चीजों को देखने का नजरिया सीख लिया है। चीजों को देखने का नजरिया एक आम सामाजिक से भिन्न होकर आपको एक विशिष्ट व्यक्ति की ओर तो ले जाता है। जब आप एक विशिष्ट व्यक्ति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आपके सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपने कविता के ढांचे को समझने से पहले क्या कविता की वास्तविकता और कविता के उस स्वरूप को जानने की कोशिश की है जो पहले के कवियों ने लिखी है? ध्यान रखिएगा, जब आप कवि बनना चाहते हैं तो आपको पहले कविता को समझने के लिए विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता है। अध्ययनशील व्यक्ति ही एक अच्छा रचनाकार बनता है। लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ, और अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों से पूछ रहा हूँ कि तुमने जो लिखा है उससे पहले तुमने पढ़ा कितना है? हमारे गुरु हमसे कहा करते हैं कि जब आप 50 किताबें पढ़ लेते हैं तब आप एक रचना को जन्म दे पाते हैं। यानी 50 किताबें पढ़ने के लिए आपके पास वो सामर्थ्य होना चाहिए। वो सामर्थ्य कहाँ से आता है? आपकी रुचि से। आपके अंदर वो साहित्य को पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। जब आप साहित्य को पढ़ने की रुचि अर्जित कर लेते हैं तब आप एक रचना धर्मिता से जुड़ने वाले रचनाकार सहज रूप से बन पाने की ओर दिशा में आगे बढ़ चुके होते हैं। आपको बढ़ने के लिए जरूरी क्या है कि चूंकि अब आप परिवेश को देखने का नजरिया प्राप्त कर चुके हैं, आप एक अध्ययनशील प्रवृत्ति की ओर बढ़ चुके हैं। अब ये प्रश्न ये उठता है कि आप पढ़ें क्या, क्योंकि रचनाएं तो बहुत सारी हैं। आप अच्छी या बुरी रचना की पहचान कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हर रचना अच्छी होती है। कौन सी रचना कितनी अधिक श्रेष्ठ होती है, इसका ज्ञान आपको तब मिलता है कि जब आप आलोचकों की पुस्तकों की ओर बढ़ते हैं या आप अपने गुरु के पास जाते हैं।
आरंभिक दौर में स्वाभाविक है, आप अपने गुरु के पास जाएं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरह की रचनाएं आपके लिए आज के समय में या वर्तमान समय में, जिस समय में आप जिस आयु वर्ग में हैं, उस आयु वर्ग में उस तरह की रचनाओं को पढ़ने से आपको किस तरह का ज्ञान मिल सकता है। मुझे याद है कि जब सबसे पहले मैं अपने गुरु के पास गया तो मुझे उन्होंने कहा था कि दिनकर की रचनाओं को पढ़िए, तो दिनकर हमारे पाठ्यक्रम में भी लगे हुए थे और कुरुक्षेत्र का एक अंश था जो हमारे पाठ्यक्रम में उस समय लगा हुआ था। और मैंने 2 महीने की छुट्टियों में लगभग 200 से अधिक पुस्तकें पढ़ी, जिनमें दिनकर को पढ़ा, बच्चन को पढ़ा, निराला को पढ़ा और यहाँ तक कि भक्तिकाल के कवियों का लगातार अध्ययन किया। और तब मुझे समझ में आया कि कविता का ढांचा एक जैसा नहीं होता। हर रचनाकार अपनी अपनी रचना धर्मिता में अपना एक नया ढांचा तैयार करता है। उसके पास स्थापित छंद शास्त्र का ज्ञान हो या ना हो, जरूरी नहीं है कि उनकी कविता छंद शास्त्र के उन मानदंडों पर आती हो जो छंद शास्त्र हमारे काव्य शास्त्र के विभिन्न छंदों के माध्यम से उभर कर आती है। लेकिन यदि आपको छंद का ज्ञान है, छंद का मतलब होता है कि आपको छंद शास्त्र का नहीं, छंद का मतलब कि आप एक लय और तुक की पहचान कर सकते हैं, तब आप धीरे धीरे एक बेहतरीन कविता लिख पाने में समर्थ हो सकते हैं। राजेश चेतन जी ने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको दोहा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि दोहा सबसे आसान छंद माना जाता है, लेकिन छोटी रचनाएं जितनी भी होती हैं या छोटा छंद जितना होता है उतना ही वो कठिन भी होता है, क्योंकि आपको कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी बात कहने की कला आनी चाहिए। आपने बिहारी को पढ़ा होगा, बिहारी ने बहुत सारे ऐसे छंद लिखे हैं जिनमें एक ही छंद में पूरी की पूरी कहानी तक कह दी जाती है। कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैनन हिसोबात। 2 है, नायक और नायिका हैं, कह भी रहे हैं, कहत नटत क्या कह रहे हैं, ये जानना आपको तब संभव हो सकता है कि जब आप पूरी की पूरी दोहे की संरचना को समझ पाते हैं। केवल 13 और 11 मात्राएं कह देने से कविता नहीं बन जाती, केवल 13 और 11 मात्राओं की संरचना तैयार कर देने से ही दोहा नहीं बन जाता। उसके भीतर वो भाव और विचार भी आना चाहिए, जिस भाव और विचार को लेकर आप एक रचना को जन्म दे रही हैं। मैं उसी भाव और विचार के पास आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि छंद शास्त्र का ज्ञान आपको सहज रूप से मिल सकता है, लेकिन कविता में उस छंद शास्त्र के ज्ञान को लाना कैसे है, ये जानकारी रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। केवल हमें छंद का ज्ञान नहीं होना चाहिए, हमें रस का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें अलंकारों का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें उन बिंबों का भी ज्ञान होना चाहिए जो हमारे आसपास के परिवेश से, हमारी मनोवृत्तियों से निकल कर आती हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। हमारी इंद्रियां ही बिंबों का निर्माण करती हैं, हम उसकी पहचान सहज रूप से कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इंद्रियों के माध्यम से निकलने वाली उन बिंबों की संरचना को समझ पाते हैं कि कैसे उन बिंबों का कविता के भीतर निर्माण किया जा सकता है, या कैसे दूसरी कविताओं को पकड़ कर या पढ़कर हम उनमें उनके भीतर से उन बिंबों को आसानी से अपने पास लेकर आ सकते हैं। ये जानकारी रखने के लिए आपको कविता के उस ढांचे को समझना होगा जिससे हम कविता का निर्माण करके चल सकते हैं। आखिर कविता में क्या क्या होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल दृष्टिबोध रखना, समाज को समझना, समाज के भीतर की संरचना को जानना, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष बनता है एक सामान्य नागरिक से अलग कर देने में। दूसरा, हम केवल कविता करें या कविता के अतिरिक्त किसी अन्य विधा में भी अपना रचना कर्म कर रहे हो, तो ये आपको वही प्रकृति को जानने से ही पता चलता है, क्योंकि यथार्थ जगत में हर चीज कविता के माध्यम से ही आप तक पहुंच सके जरूरी नहीं होती। कई बार बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिन्हें एक कविता के माध्यम से कई बार आप नहीं उठा पाते, उसके लिए आपको दूसरी विधाओं का चयन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन कविता एक ऐसी विधा है जो सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को सबसे अधिक गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। लेकिन कविता लिखने से पहले आपको कविता की लयात्मकता और कविता की गतिशीलता, उसके छंद का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि कविता में मूल रूप से क्या क्या चीजें आनी चाहिए जिसके माध्यम से आप एक कविता को या एक रचना को कविता कहकर चल सकते हैं। सबसे पहला होता है कि भाव और विचार का समन्वय उसमें होना चाहिए। हम अपने भावों और विचारों को ही अपनी रचना के माध्यम से समाज तक लाते हैं, लेकिन वो भाव और विचार कौन से होने चाहिए। एक ही विषय पर बहुत सारे रचनाकार रचना लिखते हैं, उनके भाव और विचार भी वही होते हैं, लेकिन लेखन की शैली भिन्नता, लेखन के अंदर शब्दों का चयन और उन शब्दों के माध्यम से किस तरह से हम शब्दों में गहन अर्थ व्यंजनाएं लेकर आ सकते हैं, ये एक रचनाकार के लिए सबसे अधिक प्रमुख बात होती है। क्योंकि शब्द का ज्ञान हो जाना ही मुख्य नहीं होता, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जिस शब्द को हम उस कविता में ला रहे हैं, क्या वास्तव में वह शब्द उस कविता के लिए बना हुआ है, या क्या वास्तव में वह शब्द उस अर्थ की अभिव्यंजना करा रहा है जो कविता में वास्तव में एक रचनाकार लेकर चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम अक्सर ये कह देते हैं कि जैसे नदी है, नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, सरिता है, शैलजा है। हम ये मान लेते हैं कि नदी, सरिता, शैलजा एक दूसरे के समानांतर हैं और एक दूसरे के स्थान पर सहज रूप से आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ये भारत की खासियत है कि यहाँ प्रत्येक शब्द अपने भीतर एक संस्कृति को निहित रख के चलता है, और जो संस्कृति एक शब्द के अंदर मौजूद होती है, अर्थ भी उसी से निकल कर आता है। नदी नाद के कारण नदी होती है। ध्यान रखिएगा, गंगा को आप नदी कह सकते हैं, गंगा को आप सरिता या शैलजा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सरिता वो होती है जो सर यानी जंगलों से निकल कर आती है, शैलजा वो होती है जो पर्वतों से निकल कर आती है। जब गंगा पर्वतों से निकलती है तब वो शैलजा कहलाती है, जब वो जंगलों के रास्ते से निकलकर बहती हुई चली आ रही होती है तब वो सरिता कहलाती है। और लेकिन जब वो नदी का एक प्रवाह, जब एक गूंज, एक नाद उसमें उत्पन्न होने लग जाता है, तब वो नदी कहलाती है। तो आप किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द या उसके पर्यायवाची शब्द को रखकर चलें, ये संभव नहीं हो सकता। उससे उस शब्द की वास्तविक संस्कृति या उसकी सांस्कृतिक पहचान अपने आप खत्म होना शुरू होती है। इसलिए कविता में शब्दों का चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप जिस भाव को ला रहे हैं उस भाव से संबंधित शब्द आना चाहिए, तभी आप शब्द का प्रयोग करके चलें, तभी आप उसका वास्तविक अर्थ भी लोगों के सामने ला सकते हैं। अब ये बहुत सारे ऐसी कविता में अनेक शब्दों का प्रयोग करके चलते हैं, और कई बार तो उनके एक ही शब्द में 3-3 अर्थ निहित होते हैं, और ये अज्ञे की खासियत है। वो केवल कविता लिखते हैं। अज्ञे से एक बार किसी ने पूछा था कि आपकी ये कविता मुझे समझ नहीं आ रही, इसका क्या अर्थ है? तो अज्ञे ने कहा कि मेरा काम था कविता लिखना, पाठक का काम है अपने माध्यम से उस अर्थ की अभिव्यंजना तक पहुंचना, उस अर्थ तक पहुंचना जो अर्थ वास्तव में उसके अपने समाज, अपने समय और काल परिवेश में प्रदत्त होकर चलता है। यानी कोई भी रचनाकार वही रचनाकार श्रेष्ठ होता है जो अपने काल में नहीं बल्कि काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए लगभग 50, 60, 100 वर्ष के बाद भी वो पहचान जाती है, जब उसकी कविता उतनी ही सशक्त रूप से जानी जा सकती है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वही रचना श्रेष्ठ रचना कहलाती है, और उस रचनाकार भी श्रेष्ठ रचनाकार जानता है। अब आप देखिए, भक्ति काल के अंदर कम से कम सैकड़ों कवि, हजारों की संख्या में कवि रहे होंगे, लेकिन केवल चंद ही कवि हमारी दृष्टि में क्यों महत्वपूर्ण बनते हैं? क्योंकि उनकी कविताओं में केवल काल ही बोध हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि काल बोध के साथ साथ हम उस समकालीन समय की अर्थ व्यंजना तक भी पहुंच पाने में समर्थ होते हैं। आज भी उनकी रचनाएं प्रासंगिक होती हैं। इसी कारण से वो क्यों कारण होती है? क्योंकि आज के समय में वो रचनाकार भविष्य के निर्माण की, अपने समय में भविष्य के जिस निर्माण की अभिव्यंजना लेकर चलता था, वो आज हमें दिखाई देकर उनकी कविताओं में चलती है। अभी पीछे मुझे याद है कि एक वेबिनार होता, उस वेबिनार में ये प्रश्न उठा था कि क्या संत साहित्य की कोरोना काल में भूमिका हो सकती है? कोरोना काल के अंदर संत साहित्य महत्वपूर्ण हो सकता है? अब आप देखिए, संत साहित्य के अंदर ध्यान संप्रदाय जो है, वो ध्यान ही अपने आप में व्यक्ति को एक आत्मशक्ति देकर चलता है। तो यानी कि आज के समय में वो कविता बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको आधार बनाकर आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आज के समय में संत काव्य की महत्ता उतनी अधिक प्रबल है, चाहे वो कोरोना काल हो या किसी प्रकार की समस्याओं का काल हो, आज भी बहुत महत्वपूर्ण होकर चलता है। तो भाव और विचार होना बहुत महत्वपूर्ण है। कविता में जो कविता की परिभाषा देते हुए मैंने कहा था कि कल्पना के साथ साथ विचार होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, वो विचार केवल विचार, कोरा विचार नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक संवेदना होनी चाहिए समाज के प्रति, उसके अंदर एक भावात्मकता होनी चाहिए जिसके माध्यम से समाज को हम कोई उद्देश्य तक पहुंचा पाने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए बिना विचार के कोई भी कविता आपको दिखाई नहीं दे सकती। इसीलिए कविता के अंदर कल्पना के साथ साथ एक विचार का प्रश्न होना बहुत जरूरी है। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है ताल। ताल का मतलब होता है लय, ताल का मतलब होता है गति। निराला ने जब मुक्त छंद की अभिव्यंजना को जन्म दिया था, तब लोगों ने प्रश्न उठाया था कि इससे पहले छंद मुक्त रचनाएं तो आ रही हैं, और छंद मुक्त रचनाएं जब आ रही हैं तो मुक्त छंद की अवधारणा नए तरीके से कैसे हो सकती है? ध्यान रखिएगा, निराला ने जब मुक्त छंद की अवधारणा को जन्म दिया था तो वह छंद मुक्त रचनाओं से इतर थी। यानी छंद मुक्त रचनाओं में कोई लय, कोई ताल या कोई गति नहीं होती थी। जब लय, ताल या गति जब किसी रचना में उपस्थिति नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो रचना एक सीधा कहें कि सपाट बयानी वाली रचना की तरह हमारे सामने उभर आती है। जो छायावाद की बात की रचना की अगर बात करके चले, या प्रयोगवाद की रचना की बात करके चले, या नई कविता की या समकालीन कविता के दौर की बात करें, उनमें अधिकांश कविताएं आपको छंद मुक्त रचनाएं मिलती है जो सपाट बयानी कहती हैं, और स्पष्ट रूप से एक बयान होता है जो हमारे सामने उभर कर आता है, दिखाई देता है। तो इस तरह से हम ये जान ले कि मुक्त छंद की रचनाओं में छंद से मुक्ति तो है, लेकिन छंद का एक आंतरिक प्रभाव, छंद में जो गतिशीलता होती है, जो उसमें लयात्मकता होती है, उसमें जो ताल होती है, उसमें जो गायन होते हैं, वो हमेशा मौजूद रहती है। मैं आपको 2-3 उदाहरणों के माध्यम से ये सारी चीजें समझा कर भी चलूंगा, और मैं वो उदाहरण जो दूंगा वो कोशिश करूंगा कि अपनी कविताओं के माध्यम से दूं, और वो सारे के सारे माध्यम ऐसे माध्यम या उदाहरण होंगे
जो मैंने उस दौर में लिखे हैं जिस दौर में मैं विद्यार्थी रहा, आप ही की तरह मैं जो कॉलेज में पढ़ा करता था, तभी मैंने उन कविताओं को जन्म दिया और उन कविताओं का वो प्रभाव और गति कैसे रही उसको समझने का प्रयत्न मैंने कैसे किया, उस दौर की कविता के माध्यम से ही वो आप अच्छी तरह से समझ कर चल सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि हम अपनी कविता को जब लिख रहे होते हैं तो वो संप्रेषित भी अच्छी तरीके से हो पानी चाहिए, जिसे हम कहते हैं सहज संप्रेषण। अब वो सहज संप्रेषण क्या होता है? अक्सर लोग, अब जब हम कॉमर्स के विद्यार्थियों या कॉमर्स के अध्यापकों से मिलते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, जब उनके साथ वार्तालाप हो रहा होता है और उनसे हम हिंदी में बात करने लगते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप बहुत कठिन हिंदी बोल रहे हैं। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि कौन सी भाषा आसान या कठिन होती है, मुझे ये इसका उदाहरण के रूप में समझा दीजिए। दिक्कत ये होती है कि जो शब्द हमें ज्ञान, जिस शब्द का हमें ज्ञान नहीं है वो अपने आप ही कठिन हो जाता है, और जिस शब्द का हमें ज्ञान है वो हमारे लिए सहज है, सरल है, और उसका प्रयोग आसानी से हम किसी भी समय और समाज में करके चल सकते हैं। और शब्द का ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब हम अध्ययनशील प्रवृत्ति के हों, जब हम लगातार पढ़ते हैं तो हमें नए शब्दों का ज्ञान मिलता है। मैं अपने विद्यार्थियों से अक्सर ये बात कहकर चलता हूं कि आप अपने घर में एक हिंदी का शब्दकोश जरूर रखें, हिंदी का शब्दकोश रखें, और रोज एक शब्द उसमें से निकालें और उस शब्द का और उसका अर्थ निकाल के अपने पास नोट कर लें, डायरी में नोट कर लें। 30 दिन के बाद आप महसूस करेंगे उन 30 शब्दों में से कम 10 या 12 शब्द ऐसे होंगे जो आपके बोलने की शैली में, आपके लिखने की शैली में सहज रूप से आना शुरू होंगे। क्योंकि जब आप शब्दों को पढ़ते हैं तो शब्दों को पढ़ने के साथ साथ वो आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अवचेतन मन में विद्यमान होना शुरू हो जाते हैं। आप 10 साल बाद भी उन शब्दों को भूल नहीं पाते। कबीर को पढ़ते हुए हमने सदियों, मतलब वर्षों बीत चुके हैं, और वर्षों बीतने के बावजूद भी कबीर के शब्द आज भी हमारे जहन में मौजूद हैं। देव की कविताएं आज भी हमारे जहन में मौजूद है। क्यों? क्योंकि उन कविताओं को पढ़कर हम उन शब्दों से ज्यादा गहरे स्तर पे जुड़ पाए, जिन शब्दों में केवल एक अर्थ नहीं होता था, जो हमारी समूची चेतना को, हमारे समूचे दर्शन को हमारे सामने स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा कर चलते थे। इसीलिए भक्तिकाल हो, आदि रीतिकाल हो या फिर आधुनिक काल हो, हर काल के रचनाकार की कविताओं में आने वाले शब्द उस समय के सांस्कृतिक परिवेश को ही अभिव्यंजित नहीं करते, उस समय के विचार, उस समय के भाव को भी अभिव्यंजित करते हैं। और वो उस समय जब उन्होंने जो रचनाएं लिखी होंगी उनके लिए वो सहज संप्रेषण की भाषा रही होगी। हम कबीर को पढ़ते हैं, कबीर की कविताओं में हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि उनके शब्द में छंदबद्धता, जो उनकी छंदों में जो है वो बहुत दोष है। उसका कारण है कि कबीर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, ये सभी जानते हैं, अनपढ़ माने जाते हैं, लेकिन कबीर के पास एक मौखिक ज्ञान था। उस दार्शनिक ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में उतार कर रखा था, और उसी मौखिक परंपरा से उन्होंने छंद शास्त्र का ज्ञान अर्जित नहीं किया। उन्होंने केवल उस दोहे की लय को, उस ताल को याद किया, और उस दोहे की लय और ताल के आधार पर उन्होंने दोहों का निर्माण करना शुरू किया। लेकिन उनके अनेक ऐसे दोहे हैं जिनके अंदर आपको दोहों में मात्राओं का दोष मिलता है। उस दोष पर न जाएं। कबीर भाव और विचार को लेकर चलने वाले रचनाकार थे। छंद शास्त्र का अगर उन्हें ज्ञान होता, पूरे संत काव्य में केवल एक ही रचनाकार हैं, सुंदरदास, जिन्होंने बकायदा शिक्षा ली और वो पढ़े लिखे माने जाते हैं। बाकी संत कवियों को, सभी संत कवियों को, संत काव्य धारा के जितने भी कवि हैं, सभी को अनपढ़ माना जाता है। अब वे अनपढ़ थे या नहीं थे, इसके बारे में इतिहास में बहुत सारे आलोचकों ने जो बातें लिखी हैं, हम उन्हीं बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि क्या अगर उनके पास जिस तरह का ज्ञान था, उस ज्ञान को देखने के बाद कई बार ये महसूस होता है कि ये तो जरूरी नहीं है कि वो अनपढ़ ही होंगे। हो सकता है कि उन्होंने शिक्षा तो ली हो, लेकिन उस शिक्षा का प्रभाव उनकी रचनाओं पे वैसा न पड़ा हो, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको बाकायदा गुरुकुल में जाकर लंबा समय व्यतीत करना होता था। लेकिन जो व्यक्ति उस समय में लंबा समय तक गुरुकुल में जाकर व्यतीत नहीं कर पाता, तो उसके पास शब्दों का ज्ञान या छंद का ज्ञान उतना अधिक नहीं होता था। तो मौखिक रूप से उसने जो ज्ञान अर्जित किया होगा, उसी के आधार पर ही उन्होंने अपनी कविताओं को, अपनी रचनाओं को जन्म दिया होगा। तो आपके पास एक सहज संप्रेषण की शक्ति होनी चाहिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसे शब्दों का ऐसा चयन किया जाना चाहिए जो शब्द आपके मन और आपके भाव, आपके विचार की अभिव्यक्ति सहज रूप से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे रचनाकार हो जिनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद आपके सामने उन रचनाओं के भाव या उनके अर्थ तक पहुंच पाने में आपको बहुत कठिनाई महसूस हो रही हो। और उसका विशेष कारण भी है क्योंकि आधुनिक काल में इस तरह की शैली लिखी जाने लगी। मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण एक किताब है, अगर आपको वो किताब दिखा तो मैं, एक अंश आया था सदी के अंत में कविता। इस पुस्तक को जब मैं पढ़ रहा था, ये पत्रिका का विशेषांक था, तो इस पुस्तक को मैं जब पढ़ रहा था, ये कविता का विशेषांक है, आधुनिक कविता, समकालीन कविता का विशेषांक है।
इनमें से अधिकांश ऐसी रचनाएं थी जिसे पढ़ते हुए मुझे बौद्धिक स्तर पर बहुत विचार करना पड़ा था, यानी कि बौद्धिक कविताएं इसे मैं मानकर चलता हूं। और जो आम पाठक को अपनी अभिव्यक्ति सहज रूप से नहीं पहुंचा पाती, तो मैं समझता हूं कि ऐसी कविताएं किताबों के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ऐसी किताबों के लिए जो पाठ्यक्रम में सामान्य तौर पर लगाई जाती हैं। लेकिन क्या सामान्य पाठक, एक आम व्यक्ति, एक आम विद्यार्थी अगर इन रचनाओं के अर्थ को समझ ही नहीं पाता, तो ऐसी कविताओं का औचित्य क्या है? क्योंकि कविता तो साहित्य का एक अंश है, साहित्य की एक विधा है, और साहित्य का मतलब है जो समाज का हित लेकर चलता हो। ऐसा हित क्या जो समाज को, सामाजिक को सहज रूप से पहचान ही ना पा रहा हो सामाजिक उस अर्थ को, तो फिर ऐसी कविता का औचित्य क्या बनकर चल सकता है? कविता ऐसी होनी चाहिए जो सहज संप्रेषण की अभिव्यक्ति आपके सामने लाने में पूरी तरह से समर्थ हो। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि कविता में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है। जब कल्पना की बात मैंने की थी तो मैंने कहा था कि कल्पना यथार्थ को समाज के सामने लाने का एक जरिया बनती है। यथार्थ को समाज के सामने लाने का जरिया कैसे बन पाती है? क्योंकि यथार्थ हम जानते हैं जो समाज में घटित हो रहा है, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है निरंतर प्रति, वो घटनाएं बहुत कड़वी होती हैं। और जब कोई कड़वी चीज समाज के सामने लाई जाती है तो उसका परिणाम कई बार हितकारी नहीं होता। इसलिए हम उसमें कल्पना का आवरण साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि जब हम यथार्थ पर कल्पना का आवरण उड़ाते हैं तो ऐसा आवरण होता है कि जो यथार्थ को सामने तो ला रहा है, लेकिन वो उसको इस तरीके से लाता है कि सामाजिक उसे कड़वा महसूस ना करे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब आपको दवाई देता है तो दवाई सामान्य तौर पे ये मानी जाती है बहुत कड़वी होती है, लेकिन बच्चों को जब वो दवाई पिलाई जाती है तो उसके साथ साथ उसमें कुछ मिठास भी डाल दी जाती है, क्योंकि बच्चों को वो उसमें कड़वापन महसूस ना हो। लेकिन बड़ा होने के बाद आप उस कड़वेपन को, उस कड़वी सच्चाई को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन जब आप पहले के दौर में होते हैं, आरंभिक दौर में होते हैं, तो आपको उस अनुभव को अर्जित करने की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से आप कल्पना और यथार्थ के सम्मिश्रण के द्वारा एक श्रेष्ठ रचना का निर्माण कर पाने में समर्थ होते हैं। केवल कोरी कल्पना कभी कविता नहीं हो सकती। यथार्थ के ऊपर जब हम एक आवरण देते हैं तभी वह कल्पना का स्वरूप बन पाता है। किसी एक नग्न व्यक्ति को किसी व्यक्ति के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसमें कोई सौंदर्य बोध हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी एक नग्न व्यक्ति पर जब हम एक दुपट्टे का आवरण डाल देते हैं, कोई एक वस्त्र का आवरण डाल देते हैं, तो सौंदर्य बोध निखर कर आता है। तो ये जो सौंदर्य बोध है उसको ही हम कल्पना का मूल आधार मानकर चलते हैं। वो आपके दृष्टिबोध के माध्यम से ही निकल कर आता है, क्योंकि आपके सामने कोई नग्न व्यक्ति भी होगा तो उसमें भी सौंदर्य बोध होता है, लेकिन उस सौंदर्य बोध तक पहुंचने के लिए आपको एक लंबा समय बिताना होगा, जिसके माध्यम से आप उस अनुभव को अर्जित कर पाते हैं कि वो व्यक्ति, उसका नग्न शरीर आपके लिए कोई वासना का प्रतीक नहीं बनता, बल्कि आपने उसमें भी एक सौंदर्य की प्रतीति देखकर चलते हैं। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अनेक चित्र बनाए। उन चित्रों में, नग्न चित्रों में होने के बावजूद भी उसके अंदर एक दृष्टिबोध जब हम लेकर चलते हैं तो हमारे मन में कोई वासना का भाव नहीं आता। इसका तात्पर्य हुआ कि हम उस भाव को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये अनुभव के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण पक्ष आता है जिसे मैं अंतिम पक्ष कहकर चल रहा हूं, लेकिन वो अंतिम पक्ष नहीं है, वो है कि आप उसे कलात्मक रूप में कैसे लाते हैं। राजेश चेतन जी ने कहा था कि आपको गीत की पहचान होनी चाहिए, छंद की पहचान होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कविता के अनेक रूप होते हैं। उन काव्य रूपों की जानकारी अगर आपको होगी तो आप किसी भी रूप में अपनी कविता लिख सकते हैं, लेकिन हर रूप का अपना अलग छंद शास्त्र होता है, उसका काव्य शास्त्र होता है, उसका अपना एक अलग सिद्धांत होता है। आप महाकाव्य, खंड काव्य जैसी रचनाएं लिखने से आरंभिक तौर पर तो बचेंगे। स्वाभाविक है कि आप एक मुक्तक रचना का ही निर्माण करेंगे, और मुक्तक रचनाओं में भी अनेक तरह के रूप होते हैं। आप गीत लिखना चाहते हैं, आप गजल लिखना चाहते हैं, आप उन विधाओं को लेकर चलना चाहते हैं जो छंद मुक्त रचनाएं हैं, छंद मुक्त के अतिरिक्त आप किस मुक्त छंद की रचना को जन्म देना चाहते हैं, इनकी अपनी अपनी अलग सैद्धांतिकता होती है। और बहुत सारे ऐसी भी आपको अब काव्य रूप मिलते हैं जो भारतीय काव्य रूप नहीं है। जापान की हाइकू जैसी विधा भारत में आ चुकी है, और हाइकू के माध्यम से, अगर हाइकू का ज्ञान अगर आपको है तो स्वाभाविक है बहुत सहज तरीके से आप हाइकू लिखकर चल सकते हैं। लेकिन आप जानने की आवश्यकता यह है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का भी ज्ञान नहीं होता है जो वो लिख रहे हैं वो वास्तव में काव्य रूप वही है या नहीं है। एक लंबे अरसे तक मैं मानता था कि मैं गीत लिखता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला, आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, अशोक चक्रधर का नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन अशोक चक्रधर के पिताजी राधेश्याम प्रगल्भ जी एक बहुत बड़े वरिष्ठ गीतकार रहे हैं। और उनकी मृत्यु से पहले जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे पता चला कि जो मैं लिख रहा हूँ वो वास्तव में गीत नहीं है, वो नवगीत है।
तो मैं उनके पास बैठा और मैंने उनसे सीखने की चेष्टा की, मुझे जानने की चेष्टा की आखिर गीत में और नवगीत में फर्क क्या होता है। बाद में मुझे पता चला कि गीत के अलावा प्रगीत भी होता है, प्रगीत के अलावा नवगीत होता है, यानी गीत के अंदर ही 2 अलग अलग रूप, 3 अलग अलग रूप हमारे सामने निकल कर आती हैं। ये फिल्मी गीत नहीं है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये वो गीत हैं जो एक रचनाकार साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज तक लाता है। बाद में मुझे इस बात का भी ज्ञान हुआ, गोपाल दास नीरज ने जो गीत लिखे वो गीत की शैली में होने के साथ साथ नवगीत की शैली में ढलते चले गए, और फिर मुझे पता चला कि वो फिल्मों में जो लिख रहे हैं वो वास्तव में नवगीत को गीत के रूप में ही प्रस्तुत करने की चेष्टा की। अब ये पहचान आपको तब हो सकती है जब लगातार आप अध्ययन करते हैं। ये पहचान आपको तब हो सकती है जब लगातार अध्ययन करने के साथ साथ आप उसकी सैद्धांतिकता का ज्ञान अर्जित करते चलते हैं। गीत क्या होता है, गीत में किस तरह के भाव होने चाहिए, गीत की पंक्ति में जो छंद का ज्ञान है वो कैसे होना चाहिए, लय और ताल कैसे होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर लोग कहते हैं कि राजेश जी ने बताया था कि तुक मिलना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हूँ। अगर आप संस्कृत के महाकाव्यों का अध्ययन करते हैं तो संस्कृत में आपको तुकांतता नहीं मिलती है। संस्कृत के बड़े बड़े महाकाव्यों को पढ़ लीजिए, उसमें तुकांतता का अभाव होता है, लेकिन उसमें गीतात्मकता, एक लयात्मकता निरंतर बनी रहती है, और यही प्रयोग निराला ने भी किए। उन्होंने मुक्त छंद में कहा कि तुकांतता अगर रखना भी चाहते हैं तो आपको छंद के बंधन से मुक्त होकर ही एक तुकांतता लानी होगी, और तुकांतता से भरे हटकर हम किस तरह से उस लय को बनाए रख सकते हैं, ये निराला ने हमें जब समझाया तब हमें पता चला कि वास्तव में हम जिस रचना को जानने की चेष्टा कर रहे हैं उसमें ये सहज तरीके से हम इस बात को लेकर दे सकते हैं। अब निराला की एक कविता आपने पढ़ी होगी, भिक्षुक कविता जो है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब आप देखिए, वह आता के बाद लगातार 2 पंक्तियां आती हैं, फिर तीसरी पंक्ति आती है, उसमें पछताता आता है, फिर आता है, यानी कि 3 लगातार आने के बाद तब आपको महसूस है कि इसमें तुकांतता है। लेकिन क्या इसमें छंद का निर्वाह है? क्या पहली पंक्ति में अगर आप देखें तो पहली पंक्ति में 8 मात्राएं हैं, और उसके बाद तीसरी पंक्ति में आती है 2 8 मात्राएं आती हैं, उससे बाद आती हैं उसमें 12 मात्राएं आती हैं, दूसरी पंक्ति में आती हैं तो उसमें 18 मात्राएं हैं। यानी कि यहाँ मात्राओं का निर्वाह नहीं किया गया, यहाँ एक आंतरिक लय का निर्वाह किया गया। मुक्त छंद की रचना में एक आंतरिक लय निरंतर बनी रहती है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि वो आंतरिक लय आपको कैसे समझकर चलनी होगी, उस आंतरिक लय को की पहचान आपको कैसे करनी होगी। एक मिनट रुकिए, मैं जरा बैटरी चार्जिंग लगा दूं, लगाना भूल गया था। तो उस आंतरिक लय की पहचान आपको कैसे करनी होगी। किसी भी छंद मुक्त रचना को जब आप गाने का प्रयास करेंगे, उसे आप गा पाएंगे तो समझ लीजिए वो मुक्त छंद की रचना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कॉलेज के दौरान में एक कविता लिखी थी, प्रेम में बंधन नहीं है, तुम उसे एहसास के नन्हे सजीले पंख देकर मुक्त कर दो, वह उड़ेगा, क्षण भर उड़ेगा, और फिर से लौट कर स्नेह के बंधन तुम्हारे चूम लेगा। देह के लघुखंड तो क्षण की शिला हैं, छू नहीं सकते, स्थिर हैं, वे तुम्हारे प्रेम की नव सर्जना में गदगद रहेंगे, मूक अभिनंदन करेंगे, मूक अभिनंदन करेंगे। अब ये पूरी तरह से मुक्त छंद की रचना है। इसमें गति है, लय है, ताल है, ये बहती हुई नदी की तरह है, नदी में जो जल बहता है ये उसकी तरह है। और छंद मुक्त रचना कौन सी होती है? जो तालाब के पानी की तरह स्थिर होती है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, एक सपाट बयानी उसमें पूरी तरह से मौजूद रहती है। उसके अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि जो रचना आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा लगेगा जैसे आप वाक्य लगातार कह रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो मेरा अभी तीसरा कविता संग्रह जो प्रकाशित होकर आ रहा है, वैसे प्रकाशित हो चुका है लेकिन प्रकाशक के पास ही उसकी प्रतियां हैं। वो कविता आपको समझाऊंगा, आप समझ में आ जाएगी कि वो आखिर छंद मुक्त रचना क्यों है। उसमें लय और गति आपको नहीं मिलती। पहला आदमी, उसके पास एक पेट है जो कभी भरता नहीं है, जिसे भरने के लिए वह उठाता है कुदाल, और जून की तपती दोपहरी में अपने पसीने को गिराकर भरता है अपना पेट। वह उठाता है हंसिया, और कांपती सर्द रातों में गलाकर अपनी हड्डियां करता है रखवाली अपने पेट की। दूसरा आदमी, उसके पास भी है एक पेट जो कभी नहीं भरता। वह खा जाता है तिलचट्टों की तरह पहले आदमी के लिए उगी सरकारी योजनाओं की खड़ी हुई फसल,
और चाट जाता है पहले आदमी का बहता हुआ पसीना और उसका कांपता हुआ अधभरा पेट। अब इस कविता में आपको कहीं भी कोई लय नहीं मिलती है, एक सपाट बयानी है, सीधी सीधी कविता एक तरह से कही जा रही है। और छंद मुक्त रचनाओं में इस तरह की रचनाओं को सहज रूप से आप लोगों के सामने ला पाने में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन छंद मुक्त रचनाएं तभी संभव हो पाती हैं जिसके लिए खास तौर पे जब आप किसी एक विषय को गति दे पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जिसमें आपको लगता है कि वो जो यथार्थ है वो इतना कटु, इतना कठोर हो चुका है कि जिसे आप गीतात्मक शैली में लोगों के सामने लाने का यत्न करें तो शायद संभव नहीं हो पाता, तब आप छंद मुक्त रचनाओं को जन्म दे पाते हैं। और अगर प्रभावित रचनाएं हैं जिसमें भावात्मकता है, जिसमें गहरी संवेदनाएं हैं, जिसमें एक सॉफ्टनेस है, जब आप उस सॉफ्टनेस तक पहुंच पाते हैं तब आप एक आसानी से इस तरह की मुक्त छंद की रचनाओं को जन्म दे पाते हैं। चिड़िया सच सच बताना, कैसा लगता है तुम्हें मेरी दानेदार कविताओं को चुगना और लौट पंख पसार कर चुपचाप अपने घोंसले में सो जाना। चिड़िया सच सच बताना, ये मुक्त छंद की रचना। इसमें आपको छंद का कोई निर्वाह नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी एक लय है, गति है। ध्यान रखिएगा, कविता नदी के जल की तरह बहती हुई अगर निकल कर जाती है तो वो बहुत श्रेष्ठ कविता कही जा सकती है। नदी का जल कैसे होता है कि जब बह रहा होता है उसके बीच में भले ही कोई पत्थर क्यों ना आ जाए, वो पत्थर को काटती है और उसके बाद फिर जुड़ जाती है उसकी धारा, उसमें कोई उछाल नहीं आता। कविता जिस दिन समुद्र के जल की तरह हो जाएगी, समझ लीजिए, जो फेसबुक पर बहुत सारे लोग ऐसी कविताएं लिख रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिसमें एक पता नहीं क्या शब्दों का जोड़ तोड़ करके एक उछाल भर दी जाती है, वो समुद्र के जल की तरह है जो अपने भीतर से कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देता है। लेकिन नदी अपने भीतर कूड़े को संजोती है और नीचे धरातल पर ले जाती है और उसके बाद नदी ऊपर स्वच्छ जल के रूप में बहती हुई चली जाती है। ये फर्क है श्रेष्ठ कविता में और उस तरह की कविता में जिसे मैं शायद कई बार कविता भी नहीं मानता। फेसबुक पर आपको ऐसे बहुत सारे रचनाकार भी मिलेंगे जो बहुत श्रेष्ठ रचनाएं लिख रहे हैं। उन रचनाकारों को समाज तक लाने का काम क्या वास्तव में आलोचक कर रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि ऐसे रचनाकार उस भीड़ में गुम हो जाते हैं जहां पर पता चलता है कि बहुत सारे रचनाकार कविताएं लिख रहे हैं जिनकी वो रचनाकार नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि आप भावों का संयोजन कैसे किया जाए इसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आप अध्ययनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे तो आप कविता की संरचना को भी समझ पाएंगे और कविता में शब्द को पिरोने की कला भी जान पाएंगे। अब आपके सामने एक अंतिम बात रख रहा हूं जिससे आपको पता चल जाए। वैसे तो अगर इस पर विचार किया जाए, कविता की कार्यशाला पर अगर विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि सामने बैठकर ही ये बात की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे चूंकि 2-3 दिन पहले ही प्रदीप जी का फोन आया तो मैं चाहता था कि एक मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें समझाऊं। मैं आपको बताऊं कि गीत में प्रगीत में फर्क क्या है, मैं आपको बताऊं कि गीत में और नवगीत में क्या फर्क है, मैं आपको बताऊं कि गजल में काफिया और रदीफ क्या होता है, कैसे होना चाहिए। आप जब छंदों का ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं तो छंद में मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, वर्णों की गणना कैसे की जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन आवश्यकता ये होती है कि हम सामने बैठकर उन सारी चीजों को एक बार देखें, समझें और उसके बाद हम 10 शब्द लें और उन 10 शब्दों को एक कविता में पिरोने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्रेष्ठ कविता होती कैसी है। ये बात आपको शायद किसी किताब में नहीं मिलेगी। अक्सर मैं अपने बहुत सारे मित्र हैं या जब मैं कहीं आलोचना कविता पर आलोचना के लिए व्याख्यान देने जाता हूँ तो मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप एक रचनाकार हैं तो आप जब रचना लिखते हैं तो आप उस रचना को लिखने से पहले आपको ये अनुभूति कैसे हुई कि आप रचनाकार बन सकते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे 2 लोगों ने सबसे ज्यादा सिखाया कि कविता लिखी कैसे जाती है या कविता को बुना कैसे जाता है। एक मेरी माँ और दूसरे मुझे पुस्तकों में। पुस्तकों का ध्यान तो मैंने बहुत कर लिया, अर्जित कर लिया, गुरु के माध्यम से उनको छंद शास्त्र का ज्ञान कर लिया, लेकिन कविता को बुनने की कला मुझे मेरी माँ ने सिखाई। वो कैसे सिखाई, मैं अक्सर देखा करता था कि मेरी माँ हमेशा धूप में बैठकर स्वेटर बुना करती थी और मैं देखता था कि मेरी माँ की दृष्टि लोगों के सामने होती थी, बातें कर रही होती थी और उसके बावजूद भी वो 2 सलाइयां लेकर कैसे 2 या 3 सलाइयां लेती थी और लगातार वो घर बुनती चली आती थी। और मैं उनसे पूछता था ये क्या है, बोलती कि एक घर बढ़ाना है, एक घर गिराना है। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि वास्तव में घर बढ़ाना और गिराना होता क्या है, लेकिन मुझे धीरे धीरे ये इस बात का ज्ञान होने लगा कि माँ जब बिना देखे एक स्वेटर के अंदर एक खूबसूरत डिजाइन क्रिएट कर सकती है, बुन सकती है, तो कविता भी वैसी ही होनी चाहिए। कविता में यदि एक भी शब्द, निरर्थक शब्द अगर उसके अंदर आ गया तो समझ लीजिए आपकी सिलाई का वो एक घर गिर गया, जिसे आप अगर खींचेंगे तो पूरा का पूरा स्वेटर आपको उधर कर भागा देगा। कविता में भी वही है, कविता उसी स्वेटर की तरह है जिसमें आप अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं। आपके पास, सबके पास सिलाइयां हैं, लेकिन उन सिलाइयों में बुनने की कला अगर आपके पास आ जाती है तो आप एक बेहतरीन रचना, एक बेहतरीन कविता, एक बेहतरीन गीत
जिस विधा में भी आपको कंफर्ट लगता है, कंफर्ट जोन में आप आ सकते हैं, वो आपके सामने उभर कर आना शुरू हो जाती है। ये कविता का एक पैमाना है। कविता लिखना किसी को सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन कविता को मांझा जरूर जा सकता है। आप जो लिख रहे हैं उसे मांझ कर कविता की एक श्रेष्ठता सिद्ध किए जाना, ये हमारा काम हो सकता है। हमने पिछले वर्ष भी कविता की कार्यशाला आयोजित की थी। जो पिछले वर्ष कविता की कार्यशाला आयोजित की थी वो आर्ट फैकल्टी में थी, और उस आर्ट फैकल्टी में लगभग 200 के करीब रचनाकार थे, वो नए रचनाकार, युवा रचनाकार थे, युवा पीढ़ी के लोग थे। हमने उन्हें बताया कि कविता वास्तव में किस तरीके, वहां छंद शास्त्र का ज्ञान भी दिया। 7 दिन लगातार जब कार्यशाला होती है तो उन 7 दिनों में आप एक एक चीज को न केवल समझ पाते हैं, बल्कि शब्द कैसे उठाने चाहिए, शब्दों का चयन कैसे किया जाना चाहिए, क्या केवल एक ही शब्द को हम दूसरे शब्द के स्थान पर प्रयोग में ला सकते हैं, क्या हम जब शब्दों को पिरोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें जो एक नया सौंदर्य बोध लाने की कोशिश हम कर रहे होते हैं, उसके लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता होनी चाहिए। हम लगभग 5 या 6 दिन तक इस तरह की वर्कशॉप में लोगों को सिखाते हैं। फिर उसके बाद 3 दिन तो हमारी प्रैक्टिकल वर्कशॉप होती है, जिसमें हम बताते हैं कि आप एक कविता लिखिए। हम उन्हें 10 शब्द देते हैं, और 10 शब्द देने के बाद उन्हें हम कहते हैं कि आप अपने अपने मर्जी से एक एक कविता का निर्माण कीजिए। फिर हम उनसे ये भी कहते हैं कि 4 या 5 लोग मिलकर बैठिए, फिर आप 4 और 5 लोग मिलकर उन शब्दों के माध्यम से कविता का निर्माण कीजिए। अकेले लिखने में, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर बैठकर लिखने में, जब आप देखते हैं कि 4 या 5 लोग मिलकर किसी कविता का निर्माण कर रहे हैं, तो सबकी सोच, सबके विचार बिल्कुल अलग होते हैं। आपकी सोच और आपके विचार दूसरे व्यक्ति के साथ मेल खाते हो या नहीं खाते हो, ये आपका प्रश्न है। जो हो सकता है कि आप बिल्कुल किसी के साथ आपके विचार ना मिलते हो। तो जब आपके विचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं मिलते, तब आप अपने विचारों को और अपने भावों को किन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ये आप बेहतर तरीके से जान पाते हैं। लेकिन जब 4 या 5 लोग बैठते हैं, तो उन 4 या 5 लोगों के बीच में उन शब्द तो आपके पास हैं, लेकिन उन शब्दों को बांधना कैसे है, पिरोना कैसे है, उनको कैसे आगे जोड़कर लोगों के सामने लाना है, ये सामंजस्य की चेतना आपके भीतर विकसित होनी चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है कि जब आप एक सामूहिक रूप से एक विचार का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक समाज तभी समाज बनता है जब उस समाज में रहने वाले सभी लोगों की सामूहिक चेतना जब एक जैसे विचार, एक जैसे भाव की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। वरना समाज में रहने वाले लोग अगर अलग अलग सोच, अलग अलग विचार रखते हैं, तो कभी समाज का विकास नहीं हो सकता। कभी भी समाज में रहते हुए समाज का एक अभिन्न अंग होता है, वो एक सामाजिक प्राणी होता है। उसका लेखन का तरीका, उसकी सोचने की शैली भिन्न हो सकती है, लेकिन उसकी सोच उसी समाज के हित के लिए साथ संबद्ध होती है जिस समाज में वो रहता है। आपके पास शब्द कहाँ से आते हैं? आपके पास शब्द अपने आसपास के परिवेश से आते हैं। हरियाणा में रहने वाला व्यक्ति जब कविता लिखता है तो सहज रूप से अपनी लोक बोलचाल की शैली के शब्दों का प्रयोग करता है। बिहार में रहने वाला होता है तो बिहार के अलग अलग प्रदेश हैं, जो मिथिला प्रदेश है उसमें मैथिली भाषा के शब्द आपके पास आएंगे, जो भोजपुरी प्रदेश है उसमें भोजपुरी के शब्द सहज रूप से आएंगे। लोक बोलचाल की शैलियों के शब्दों के माध्यम से जब आप कविता को बुनते हैं तो उसका प्रभाव अपने उस तत्कालीन परिवेश से रहने वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा गंभीरता से पहुंच पाता है। कविता लिखना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। पहले आपको कविता को जीना होगा, समाज को जीना होगा। जब आप समाज को जीने का तरीका सीख लेंगे, कविता को जीने का तरीका सीख लेंगे, तभी आप एक कविता लिख पाने में समर्थ हो सकते हैं। पहले आप कविताओं को पढ़िए, विभिन्न रचनाकारों की रचनाओं को पढ़िए, और उन रचनाकारों की रचनाओं को पढ़ने के उपरांत जब आप कविता लिखने बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप एक श्रेष्ठ रचना लिख पाने में सहज समर्थ हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी होंगे कि जब आप कविता लिख रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या संकट की स्थितियां आती है, आपके सामने क्या सोच आती है। वो सारी सोच और वो सारी बातें मैं चाहता हूं कि आप यहाँ शेयर करें, क्योंकि मैं आपको केवल ये सोचूंगी यहाँ से बैठकर मैं जो बातें बता रहा हूँ उससे आप एक अच्छी कविता लिख पाएंगे, तो कोशिश करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपके अपने जीवन में आने वाली समस्याएं, आपके अपने जीवन में उठने वाले जो जब रचना कर्म कर रहे थे तो कौन सी विकट स्थिति आती है जिनके आधार पर आप किसी रचना को निर्मित नहीं कर पा रहे होते, अगर ऐसी कोई समस्या है तो मैं चाहूंगा ये खुला मंच है, आप अपनी बात मेरे सामने रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उन बातों से कम कविता को देखने का नजरिया, कविता को समझने का नजरिया और कविता को जीने का नजरिया आपने सीख लिया होगा। बस यही मैं चाहता हूं कि आप ये सीख लें ताकि आप एक अच्छे रचनाकार की पृष्ठभूमि में सहज रूप से आकर चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी अगर आप पूछना चाहें, खुला मंच है। ये मत सोचिएगा कि आप किसी प्राध्यापक से बात कर रहे हैं, ये सोचिए कि आप एक रचनाकार से खुलकर बात करना चाहते हैं और आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कभी अवसर मिलता है, हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी करेंगे।
हम श्रद्धानंद कॉलेज में भी मैं आ सकता हूँ और वहां आकर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप करूंगा ताकि आपको वो चीजें समझ में आ सके। छंद आप किताबों से पढ़ लीजिएगा, लेकिन छंद को पिरोना कैसे है ये इसका ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ, और बिना गुरु के कभी भी आपको ज्ञान मिल नहीं पाता। ये बात आप ध्यान रखकर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, श्रद्धानंद कॉलेज का, उड़ान का, और ये उड़ान की पूरी टीम का, और खासतौर पर इस युवा पीढ़ी का, जिन्हें अगर कुछ भी इनमें से एक भी कोई व्यक्ति अगर अच्छा रचनाकार निकलकर हमारे समाज में आता है तो समझ लीजिए वो समाज का हित करने के लिए ही निकलकर वहां आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन देख पा रही हूँ। विकास सिंह ने पूछा है, सर जब हम किसी कविता को कल्पना, विचार और ताल से मिलकर बनी हुई कहते हैं तो फिर किसी कविता को सही या गलत कहना कितना सही है? क्योंकि हर लिखी हुई कविता तो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स ही है जिसमें उपयुक्त तीनों चीजें होती हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कविता, अगर कविता का मतलब, चूंकि कविता साहित्य की एक विधा है और कविता के ये तीन शब्द, एक शब्द के माध्यम से हम कविता का निर्माण कर रहे हैं कि ये कविता में परिभाषा कर हम एक गठन करके चल रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि वो साहित्य से अलग हटकर नहीं चल रही। साहित्य क्या है? सहित का भाव। अगर जो कविता समाज का हित ही नहीं कर सकती, जो समाज में विद्वेष की भावना फैलाती है, तो वो भाव और विचार समाज के लिए हमेशा, क्योंकि भाव और विचार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं, लेकिन कविता हमेशा या साहित्य हमेशा सकारात्मक दृष्टि को लेकर चलता है। आप ये बताइए, क्या समाज में जो बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्या आप उस पर कभी कविता लिखते हैं? आप उस पर कविता नहीं लिखते हैं। आप जो उस पर कविता लिखते हैं जो समाज के सामने समस्याएं हैं, जो समाज को कहीं ना कहीं चुनौतियां दे रही हैं, आप उन्हीं पर ही अपनी रचनाओं का निर्माण करके चलते हैं। अन्यथा हर व्यक्ति अपने समाज में, आसपास के परिवेश में जो घटित हो रहा है उसे अपनी डायरी में लिखकर एक कविता का रूप दे दे तो फिर तो वो हर आदमी रचनाकार होगा। मुझे लगता है फिर हर दूसरा नहीं, हर आदमी ही रचनाकार होगा, क्योंकि उसके पास कहने का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन वो कह तो वो भी रहा है। इसीलिए कहने की कला में, कविता में कल्पना, भाव और विचार, इनका सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। उसमें एक आंतरिक लय होना बहुत जरूरी है। आंतरिक लय का मतलब कविता में भी आंतरिक लय होनी चाहिए और आपके भीतर से भी वो लय निकल कर आनी चाहिए जिसमें समाज का हित पूरी तरह से विद्यमान होना आवश्यक है। जी धन्यवाद सर आपके सारगर्भित वक्तव्य के लिए। कोई और क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है तो हम कार्यशाला को आगे बढ़ाते हैं और आगे के इस क्रम में हमारे यहाँ दो विद्यार्थी हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी, वो अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ अखिल को। अखिल, आप आएं और अपनी कविता सुनाएं। अखिल। थैंक यू मैम। आज की जो मेरी कविता है उसका जो शीर्षक है वो है लिखता रहूं। मैं ऑडिबल हूँ क्या मैम? जी हाँ बच्चे बोलो। तो शुरू करता हूँ मैं कि मन में आते हैं ख्याल कई सारे, कुछ बुरे कुछ होते हैं प्यारे, सोचता हूँ कैसे याद रखूं सबको, लिखता हूँ इनको बस कलम के सहारे, लिखता रहूं वो हर बात हर जज्बात, वो दिन की कहानी वो रात की मनमानी, कैसे होती है सुबह और शाम कितने सुहाने, कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूरज की नादानी, लिखता रहूं लोगों का आना और जाना, कहते हैं अपना लेकिन करते बेगाना, लोगों की सबसे ज़्यादा चुभने वाली बातें और फिर फूलों की रखवाली करते कांटे, लिखता रहूं वो हर दिन और रात जो गुजर गई पर हुई ना कुछ खास, कुछ मेरी नादानी और कुछ वक्त का परिहास, कुछ टूटे अरमान और कुछ उनके एहसास, बस सोचता हूँ कि लिखता ही रहूं, कुछ कह ना सकूं बस करता ही रहूं, मेरी कलम बोले हर दिल की आवाज़, लिखता रहूं मैं सबका अंदाज, बस लिखता रहूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रचना है। अखिल के बारे में एक बात मैं शेयर करना धन्यवाद अखिल। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रितु जी, एक मिनट। अखिल के बारे में एक चीज बस मुझे हाँ जी ये डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट हैं और पोइट्री करते हैं। बहुत बढ़िया। अखिल, बस सिर्फ एक आग्रह मैं करना चाहूंगा। जी सर। होता ये है कि जब हम शुरुआती दौर में होते हैं तो हम कविता में, चूंकि राजेश चेतन जी ने भी कहा था कि हम छंदबद्ध रचनाएं लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। जब हम छंदबद्ध रचनाएं लिखते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस शब्द के समानांतर उसका तुक कहाँ मिलती है, यानी कि शब्द की तुक कैसे बन सकती है। जैसे बातें और
कांटे में तुकांतता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन शब्दों को प्रयोग करें। मैं आपके सामने ऐसी बहुत सारी रचनाएं, बड़े रचनाकारों की रचनाएं ला सकता हूं जिनमें बड़े बड़े दोष हैं, लेकिन चूंकि वो बड़े रचनाकार हैं तो उन सारे दोषों को कहीं ना कहीं आलोचकों ने ढक दिया। लेकिन मुझे याद है कि मेरे ही कॉलेज के विद्यार्थियों ने, मतलब बाकायदा मैं आपको एक नाम भी दे सकता हूँ, अरुण कमल, जिनको बाकायदा साहित्य अकादमी सम्मान मिला हुआ है, वो पटना में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। उन्हें जब साहित्य अकादमी सम्मान मिला तो साहित्य अकादमी की ओर से हमने अपने कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया और हमने विद्यार्थियों से कहा था कि उनकी रचनाओं को पढ़ें, अगर आपको कुछ सवाल करने हो तो सवाल जरूर करें। अब हैरानी की बात देखिए कि मैं अरुण कमल को पूरी तरह से पढ़ चुका था, उसके बावजूद भी उस पूरी पुस्तक में गलती थी जो मेरे नजर में बिल्कुल नहीं आई, लेकिन मेरे विद्यार्थी की नजर में न केवल वो गलती आई बल्कि भरे सभागार में उन्होंने अरुण कमल जी के सामने वो गलती उठाई। उन्होंने कहा कि आपने अपनी कविता में अनेकों शब्द का प्रयोग किया है और अनेकों शब्द अपने आप में गलत है, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, तो आपने अनेकों शब्द का प्रयोग किया, वो गलत है। अब आप हैरान होंगे, अरुण कमल जी ने सिर्फ इतना कहा ये ग्रामेटिकल एरर है, यानी कि टाइपिकल एरर है। अगर आप उसे टाइपिकल एरर कहते हैं तो उस कविता की लय अनेक शब्द से टूट रही थी, यानी कि आपने लय बनाने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जो वास्तव में गलत है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उसके समानांतर तुक मिलने वाले उन शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द बिल्कुल सहज रूप से हमारे सामने उभर गए। इसके लिए आपको तुकांत कोश के बारे में जानकारी मिली है कि केवीएस प्रकाशन ने अभी तुकांत कोश निकाला है। ये माझी जी का, देवेंद्र माझी जी का कोश है, बहुत बेहतरीन कोश है। अगर आप वो लें तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत सहायता उसमें मिल सकती है। लेकिन छंदबद्ध रचनाएं लिखने का प्रयत्न लगातार करते रहिए। बहुत अच्छी रचना है, भाव भी बहुत अच्छे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसे प्रस्तुत किया। थैंक यू सर। जी रीना जी, आप कुछ कह रहे थे? रीना जी बताया था कि वो डिफेंस के उनकी बैकग्राउंड डिफेंस की। ओके, वेरी वेल डन अखिल। अब आगे के लिए मैं बुलाना चाहूंगी चंद्रप्रभा को। आप कृपया आए और अपनी कविता हमारे समक्ष रखें। हेलो चंद्रप्रभा। यस मैम। हेलो, एम आई ऑडिबल मैम? यस Hello? बेटा। Okay ma'am. यस बेटा, यू आर ऑडिबल। Okay ma'am. So the title of my poem is Migrants. So there must be many faults in this poem, but still I am going to recite it. Migrants are those who don't have their own homes. They are the ones who don't have roofs over their heads. They migrate from one place to another in search of better lifestyle. They leave their villages in search of a good job. But in the end, they are left alone in the city with nothing in their hands. Migrants are the people similar like us. They are the people who don't want to be dissimilar from us. They want a helping hand from the fortunate people. They want not to be unfortunate like many people, but they don't get anything due to some selfish people. Migration is the thing they never want to do. This gives them so much pain we can never presume. And the only way to reduce their pain is to give them a helping hand. I've seen the migrants crying, I've seen them howling, but I didn't see anyone helping them seriously in this crisis of COVID-19. I've seen them traveling in a truck like some things. I've seen them being abandoned like some non-living things. And what they want is to be treated like living things. I've seen the tensions on their faces. I've seen the worries in their speeches. But what I didn't see is the smile on the elder ones' faces. I've seen migrant children enjoying their journey. I've seen them smiling during their journey. And that made me smile and help in forgetting the troubles during my journey. Thank you so much. बहुत अच्छी रचना है। Thank you, beta. Very well done. God bless. And I would like to invite Dr. Yogesh Sharma ji, जो इस प्रोग्राम के मेंटर हैं, to give their valuable suggestions and comments. दोनों बहुत ही अच्छे हमारे वक्ता रहे। इन्होंने हमें बहुत ही नई नई बातें बताई। हम भी उनसे बहुत ज़्यादा एनरिच हुए। हम उनके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, हरीश अरोड़ा जी का और राजेश जी का। और काफ़ी समय के बाद वो यहाँ मिल गए, ये बहुत खुशी की बात है इस लॉकडाउन की वजह से। और उन्होंने
आज बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बातें बताई और वो हमारे लिए भी बहुत अच्छी थी। हमने भी उन्हें पहली बार सुना और समझा और हमें उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस कार्यशाला को अटेंड कर रहे हैं डेफिनेटली उन्हें कुछ ना कुछ लाभ होगा और वो कुछ इनका फ़ायदा उठा के कुछ क्रिएटिव वर्क करेंगे। और उन्होंने उनको कहा भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉलेज में जाके कहीं भी जाके अपनी प्रॉब्लम सच्चे गुरु की भांति वो सॉल्व करने को तैयार हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आजकल के समय में ऐसे कोऑपरेटिव लोग भी हैं। तो सब हम अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनका लाभ उठाएं और आगे अपने जीवन में उनका कुछ फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। दोनों हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आज वो आए और इतना अच्छा उन्होंने अपना भाषण दिया वक्ता के रूप में और हम उनके लाभ आगे भी उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के इस अंत में अब धन्यवाद ज्ञापन का समय है और मेरा सौभाग्य है कि ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैं समस्त उड़ान परिवार और स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की तरफ से आज दोनों वक्ताओं श्री राजेश चेतन जी और श्री हरीश अरोड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त समय से कुछ अमूल्य क्षण निकालकर आज हमारा और हमारे विद्यार्थियों का अपने वक्तव्यों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। श्री राजेश चेतन जी ने कविता को टेक्नोलॉजी से बड़े अच्छे ढंग से कनेक्ट किया और हमें सहज रूप से समझाया, कविता में छंद के महत्व को समझाया, अस्तित्व से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से प्रभुत्व की यात्रा को हमें समझाया। और आपने सही ही कहा कि कवि कभी मरता नहीं है। हमारे आज के दूसरे वक्ता श्री हरीश अरोड़ा जी, आपने बताया कविता होती क्या है, कविता की संरचना क्या है, लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। आपने बताया शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाए, शब्दों का चयन कैसे किया जाए, पर्यायवाची कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है और किसको नहीं यूज़ करना है, कविता के सहज संप्रेषण के बारे में आपने बताया। आपने कविता के गूढ़ ज्ञान को बड़े ही सरल तरीके से और कम समय में समझा दिया। हमारे दोनों ही वक्ताओं ने, अगर मैं छोटे से शब्द में कहूँ, जितना मेरा कवि की समझ है, मेरा दिमाग साइंटिस्ट का है, अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं कहना चाहूँगी आपने गागर में सागर भरने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आप इसी तरह हमारे बुलाने पे आते रहेंगे और हमारे सभी वक्ताओं का, हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद की इस श्रृंखला में आगे मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ श्री श्रद्धानंद कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी, जिनके मार्गदर्शन में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। धन्यवाद सर आपकी सोच के लिए। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ एकेडमिक अफेयर का, इस प्रोग्राम के मेंटोर डॉक्टर YK शर्मा जी का और एकेडमिक अफेयर्स कमेटी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज इवनिंग के कन्वीनर डॉक्टर प्रदीप कुमार जी का। आपके अथक प्रयासों के बिना इस कार्यशाला का आयोजन संभव नहीं था। धन्यवाद सर। धन्यवाद की प्रार्थी हैं डॉक्टर रीना सबलोग जी, आप इस कार्यक्रम की आयोजक हैं और पीछे से आगे नहीं आती हैं, वीडियो में नजर नहीं आती हैं, पर पूरे कार्यक्रम का बहुखूबी संचालन करती हैं, आप सबको बड़े अच्छे से संभालती हैं। Last but not the least, we are thankful to our dear students and participants whose participation made this workshop a huge success. और इन पार्टिसिपेंट्स के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कोरोना की चुनौतियों को अवसर में बदला, इस कार्यशाला में भाग लिया और उड़ान के सपने को सार्थक किया। 2 लाइन्स आपके लिए। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के आसमान देखता है। धन्यवाद। ओवर टू रीना जी। Thanks to all of you. Thank you very much sir. Thank you रितु जी, thank you. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। Thank you sir, thank you so much. Thank you Ritu ma'am. Thank you. अरे डिम्पल जुड़ी Thank हुई you है। Harish sir. हाँ क्यों? हाँ हरीश जी धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद की इस कड़ी में कुछ लोग रह गए हैं, हमारी उड़ान टीम के सदस्य जो यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं,
स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के जितने भी टीचर्स हमारे लिए जुड़े हुए हैं कटिबद्ध होकर, उन सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू रितु मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते प्रदीप जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, और धन्यवाद के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भाई एक मैं सिर्फ एक काम और कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे चूंकि यहाँ हैं, तो इस वर्कशॉप के बाद चूंकि बच्चे बहुत कुछ सीख चुके होंगे, तो कोशिश कीजिए कि उन सभी को